बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है वो जो आज हमने डिस्कस करना है वो है कॉमन हेल्थ इश्यूज इन सेक्रिफिशियल एनिमल्स। बेसिकली आपको पता है कि कुर्बानी पे जो जानवर है आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और ज़्यादातर वो केसेस होते हैं, जो मैंने एक चीज़ देखी है वो बाज़ औक़ात ज़्यादातर वो केसेस हैं जो कि हैंडलिंग उनकी उस हिसाब से क्लिनिकली नहीं होती है कि वो केस फर्दर जो है वो जो कंडीशन है वो एग्जैजरेट हो जाती है। जो इसमें एनिमल्स हैं, जो आजकल जो इश्यूज एनिमल्स के अंदर आ रहे हैं बेसिकली उनमें इंडाइजेशन, सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो इंडाइजेशन के इसमें हैं। और लैक्टोएसिडोसिस, ब्लॉट, ड्रेंचिंग नमोनिया, इंट्राइटस, पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, ब्लड प्रोटोजोआ, और जो माइनर केसेस हैं वो इंजरीज के होते हैं। वो बाज़ औक़ात जानवरों को ट्रांसपोर्ट करते हुए बाज़ औक़ात इंजरीज आ जाती है। ओके, इंडाइजेशन, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको मैं ये रिमिनेंट्स का बताऊंगा कि रिमिनेंट्स में ये थोड़ा सा आपको इसका समझना होगा। जो हमने टॉपिक आगे डिस्कस करना है बेसिकली इंडाइजेशन, लैक्टोएसिडोसिस, ब्लॉट, टिम्पनी। चूंकि ये जो रूमिनेंट्स हैं, कैटल, बफलो, शीप, गोट, ये फोर स्टॉमिक एनिमल है कि इसमें हमें र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम इसके पार्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, जो र्यूमन, ओमेजम और रेटिकुलम है, ये जो तीन पार्ट्स हैं ये असल में फर्मेंटेशन इनके अंदर होती है। एनिमल इसको इसके अंदर जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। एबोमेजम जो है वो एसिडिक स्टोमिक होता है, जस्ट लाइक जैसे सिंगल स्टोमिक एनिमल के अंदर होता है। तो ज़्यादातर जो यूमिनेट्स होते हैं, जो आजकल जो केसेस आते हैं, वो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो फोर स्टोमिक जो से रिलेटेड होते हैं। अगर फोर स्टोमिक का मैं कहूँ तो ये वो प्रॉब्लम है जो कि फोर स्टोमिक रूमिनेट्स में हम कहते हैं र्यूमन, रेटिकुलम और ओमेजम को। ये जो पार्ट है ये एनिमल का तकरीबन एक काव में तकरीबन को 90 केजी तक जो है वो इंजेस्टा होल्ड करते हैं, और यहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। अब चूंकि जो रिमिनेंट्स होते हैं इनमें जो डाइजेशन का मेजरली इन तीनों के अंदर जो पार्ट है वो इसमें माइक्रोफ्लोराज चूंकि इन्वॉल्व होते हैं, तो माइक्रोफ्लोराज जो है वो टेक पार्ट करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। एक खास स्पेसिफिक फीड के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो माइक्रोफ्लोरा है उसकी ग्रोथ होती है। और ये जो माइक्रोफ्लोरा है ये कैटल, बफलो, शीप एंड गोट सब के अंदर जो है इसकी पॉपुलेशन और इसकी टाइप वेरी करती है। उसके बाद हम आते हैं सिंपल इंडाइजेशन की तरफ। सिंपल इंडाइजेशन को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो ये वो प्रॉब्लम है जो कि चेंज अगर जो है वो फीड की चाहे क्वालिटी की आ रही है या क्वांटिटी की आ रही है, तो ये चीज जो है ये सिंपल इंडाइजेशन की तरफ ले जाती है। चाहे क्वालिटी या जो है वो क्वांटिटी ऑफ जो डाइट है वो चेंज हो रही है। आजकल जो है वो सबसे ज्यादा इंडाइजेशन के केसेस इसलिए आते हैं क्योंकि आपको पता है कि जानवर को उन्होंने खरीदा और उसके बाद जानवर मंडी में आया, मंडी से खरीद होकर जानवर चाहे वो एक दिन रहा, दो दिन रहा, उसकी डाइट चेंज हुई। उसके बाद जो क्लाइंट है वो आप लोग उसको खरीद के घर ले आए और आके दोबारा फिर उसकी जो है वो डाइट चेंज हो गई। तो जो ईद के दिनों में है वो सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो इंडाइजेशन के होते हैं। और इंडाइजेशन यूजली इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस चीज को समझाने की कि जो रिमिनल इंडाइजेशन है ये असल में क्या होती है। जो कोई भी जो डाइटरी फैक्टर है अगर वो अल्टर होता है तो वो जो है वो इंट्रा रिमिनल इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करता है, जो कि सिंपल इंडाइजेशन की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इसमें जो ऑल्टर होती है जो चीज जो फीड की क्वालिटी या क्वांटिटी की वजह से, वो इसमें पीएच साथ में हो रही होती है। जो पीएच है र्यूमन की, अगर कहा जाए तो र्यूमन की पीएच 6.2 से लेके 7.2 तक जो है वो रूमिनेंट्स के अंदर वेरी करती है। और ये जो पीएच है इसमें इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, याद रखिएगा। सिंपल इंडाइजेशन में जो पीएच है ह्यूमन का वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है।
ज्यादातर जो हमारी वाकफियत है वो ये है कि हम शायद ये समझते हैं सिंपल एंड डाइजेशन इज एक्चुअली कि जो स्लाइट कार्बोहाइड्रेट्स गए हैं पीएच डिक्रीज हो गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर पुट्रिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ह्यूमन के अंदर होना शुरू हो गई है और साथ में जो हाइपोमोटिलिटी ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है किसी कंडीशन की वजह से, तो ये जो है ये पीएच को इंक्रीज कर देती है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो सिंपल इंडाइजेशन है इसके अंदर ह्यूमन का पीएच बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो और अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीफिकेशन और जो प्रोटीन्स है ये असल में वहां पे हो रही है और साथ में हाइपोमोटिलिटी प्रेजेंट है। दूसरा ये है कि रैपिडली जो है वो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली कॉर्न्स जो है वो कॉर्न्स या वीट जो कि आजकल जानवर अगर को खरीद के लाया है और आके जो ज्यादातर जो लोग सबसे पहले जो चीज फॉडर के साथ ऑफर करते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता है कि वीट, बाज़ रोटियां और कॉर्न, तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि रैपिडली फर्मेंटेबल होते हैं और ये पीएच को जो है वो डिक्रीज करते हैं। अगर सिंपल इंडाइजेशन की हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें तो ये है कि इसके अंदर जो एनिमल का टीपीआर है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, वो बिल्कुल आपको नॉर्मल मिलती है। और जो है वो एनिमल का ह्यूमन फील्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सिंपल इंडाइजेशन की क्लिनिकल फाइंडिंग्स में डॉक्टर साहब दो चीजें हम हो सकती हैं। एक वो इंडाइजेशन जो कि ओवर फीडिंग की वजह से हुई और दूसरी वो इंडाइजेशन जो हुई जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है वो बढ़ा दी गई। जैसे कि ओवर फीडिंग में अगर हम बात करें तो टीपीआर दोनों में डॉक्टर साहब ये जो है वो नॉर्मली होगा एनिमल में, और ओवर फीडिंग में एनिमल का जो ह्यूमन है वो आपको फील्ड मिलेगा और डफी होगा इसमें, या डोई अपीयरेंस जिसे हम कहते हैं कि अगर आप आपके जो फिंगर इंप्रेशंस हैं वो वहां पे रहते हैं, अगर आप उसमें उसको पल्पेट करते हैं और एनिमल जो है वो पार्शल या कंप्लीट एनोरेक्सिया में चला जाता है, एनिमल फीड इनटेक छोड़ देता है। फीसिस जो है एनिमल के वो नॉर्मल टू फीम होते हैं और लेकिन जो फीसिस का फीकल अमाउंट है ये रिड्यूस हो जाती है। अगर आप इस केस में कुछ भी ना करें तो केस की स्पॉन्टेनियस रिकवरी 1 से 2 दिन के अंदर हो जाती है। ज्यादातर असल में जो ईद के केसेस में जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं ये ज्यादातर उतने स्टार्ट पे होते नहीं है, जो कि एग्जैजरेट बाद में कर दिए जाते हैं। दूसरा कि जो रैपिडली जो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसकी वजह से एनोरेक्सिया होगा और जो ह्यूमन है वो नॉट मच फील्ड, पूरा ह्यूमन इसका एनिमल का भरा नहीं आपको मिलेगा और हो सकता है कि आपको जो रिलेटिवली उसके अंदर जो फ्लूइड है वो ह्यूमन के अंदर वो आपको उसकी जो मिकदार है, जो रेशियो है वो तकरीबन आपको उसमें ज्यादा मिले। एनिमल में इसमें जो फीसिस है वो वाटरी फॉल स्मेलिंग जो है उसमें आपको फॉल स्मेल आएगी और इसके अंदर ऑस्मोटिक जो है वो डायरिया जो है वो हो सकता है। मैं फिर इस चीज को दोबारा बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, डाइजेशन दो तरह, एक ज्यादा खाने की वजह से और बाज औकात मंडियों के अंदर जो है वो एनिमल को फोर्स्ड फीडिंग भी की जाती है, ज्यादा खिला दिया गया जानवर। दूसरा ये है या एक एनिमल ऐसा जो कि स्टारवेशन में था, उसको फीड मिली और उसने बहुत ज्यादा खा लिया, ओवर फीडिंग में चला गया। तो ओवर फीडिंग में आपको एनिमल का जो ह्यूमन है वो आपको फील्ड मिलेगा और टीपीआर आपको इसमें नॉर्मल मिलेगा और फीकल जो है वो अमाउंट वो रिड्यूस हो जाएगी एनिमल की और एनिमल स्पॉन्टेनियस रिकवरी में आ जाएगा 1-2 दिन के बाद। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से है इसमें एनिमल डायरिया में जा सकता है और डायरिया इसमें फॉल स्मेलिंग जो है वो होता है और ह्यूमन इसके अंदर आपको मजीद जो है वो फील्ड नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, ईद पे जो हमने उधर हमारे क्लिनिक पे यूनिवर्सिटी में पतों की में देखा है कि जो ईद पे डॉक्टर साहब कोई मेरा ख्याल है कि 70% जो केसेस होते हैं ना, 60 to 70% केसेस वो इंडाइजेशन के प्रेजेंट हो रहे होते हैं। और इंडाइजेशन में क्लाइंट ले आया, सपोज एक बक लेके आया है और आगे फीड तो उसकी चेंज हो गई है। सपोज वो स्टार्ट में जो था वो उसका जो एनिमल का इंटेक था वो हो सकता था कि वो बेज उसको खिला रहे थे, आपके पास आया और आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड कर दिए और उसके बाद डाइट भी उसकी चेंज हो गई। और बाज का चीज जो केस आपके पास आजकल प्रेजेंट होता है वो ऐसे होगा कि डॉक्टर साहब इसने पहले दिन तो खुराक ली है, उसके बाद खुराक ये छोड़ गया।
तो असल में ये सिंपल इंडाइजेशन में जो है वो एनिमल चला जाता है, खुराक उसने ली, उसका रिलेटिवली कार्बोहाइड्रेट वो जो माइक्रोफ्लोरा था वो उसका रिलेटिवली वो उस फीड के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट नहीं था, या वो जो कार्बोहाइड्रेट गए उसने ह्यूमन पीएच को डाउन कर दिया। उसके बाद जो डायग्नोसिस है, अब चूंकि इस एनिमल में टीपीआर तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका हम डायग्नोसिस करें। इसका डायग्नोसिस बड़ा अहम है। एक चीज याद रहे कि बाज़ औक़ात जो इंडाइजेशन के केस में एनिमल को डायरिया लग जाता है डॉक्टर साहब। अब जब डायरिया लगता है ना, तो डायरिया के में हम अमूमन एंटीबायोटिक्स ऑरली, बाज़ का सल्फोनामाइड जो है वो ऑरली हम यूज करना शुरू कर देते हैं। एग्जामिनेशन अभी प्रॉपर नहीं है एनिमल का, और हमने सल्फोनामाइड्स उसको ऑरली देना शुरू कर दिए इंडाइजेशन के केस। अब इसमें होगा क्या कि आप एंटीबायोटिक ऑरली दे रहे हैं जबकि र्यूमिनल माइक्रोफ्लोरा ऑलरेडी इफेक्टेड है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि फर्दर हम एंटीबायोटिक ऑरली दे के उसकी फर्दर डेथ करवाएंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि एनिमल जो पहले थोड़ी बहुत खुराक ले रहा था वो भी छोड़ देगा। तो इसलिए जो सिंपल इंडाइजेशन है, इसका डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही अहम है कि इसमें आपने कोई ऑरली एंटीबायोटिक जो है वो यूज नहीं करनी है। इंडाइजेशन में आपको एक तो हिस्ट्री मिलेगी कि ये जो एनिमल है ये न्यूली परचेज होके आया है किसी जगह पे, और उसमें इसमें आपको एक थोड़ा सा इसमें ये समझा दूं कि आप लोगों ने मैक्सिमम आप लोग वेटनेरियंस हैं इसमें, तो आप लोग ऑस्कल्टेशन से वाकिफ होंगे कि हम ऑर्गन का जो है वो साउंड जो है वो सुनते हैं, और स्पेशली जो हम इसमें सुन रहे होते हैं, जो साउंड्स हमें आ रही होती है जब हम लेफ्ट साइड पे र्यूमन के ऊपर स्टेथोस्कोप रखते हैं, तो रेटिकुलर र्यूमिनल मोटिलिटी हम सुन रहे होते हैं डॉक्टर साहब। तो जो मोटिलिटी है असल में ये 4 फंक्शन जो है ये कर रही होती है। एक प्राइमरी इसका फंक्शन होता है, सेकेंडरी रूमिनेशन और एसोफेजियल ग्रूव क्लोजर, सॉरी ये क्लोजर लिखा हुआ है, एसोफेजियल ग्रूव क्लोजर, वो ये कार्व्स में है। प्राइमरी जो होता है इसका जो मोटिलिटी होती है या प्राइमरी साइकिल जिसे हम कहते हैं, ये असल में पूरे मिक्सिंग करवा रहा होता है, जो रिमिनल कंटेंट्स जो रिमिनो रेटिकुलर कंटेंट्स होते हैं उसकी ये मिक्सिंग करवा रहा होता है, जो प्राइमरी मूवमेंट आती है। और जो सेकेंडरी मूवमेंट इसके अंदर आती है डॉक्टर साहब, ये एरप्टेशन होती है। आपको पता है फर्मेंटेशन के दौरान जो गैसेस पैदा होती है, तो ये जो है ये गैसेस की एरप्टेशन होती है। इसके अंदर जो 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 मूवमेंट है जो जो है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मूवमेंट। तीसरा इज द रूमिनेशन, कड च्यूइंग। एनिमल में जो रूमिनेशन है ना डॉक्टर साहब, ये एसोसिएट होती है प्राइमरी जो है वो मिक्सिंग साइकिल के साथ। अगर प्राइमरी साइकिल जो है वो नहीं आ रहा तो यूजुअली आपको एनिमल में रूमिनेशन जो है वो नहीं मिलेगी, रूमिनेशन उसके अंदर एब्सेंट होगी। मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये 4 पर्पज इसमें हो रहे होते हैं इस मोटिलिटी में। एक तो प्राइमरी साइकिल है जिसके अंदर सारे कंटेंट्स ह्यूमन के जो है रेटिकुलम के मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के अंदर जो है वो इरेक्टेशन हो रही है गैसेस की जो कि फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस हो रही है। और तीसरा है ये जो मोटिलिटी है ये रूमिनेशन करवा रही है जो कि कट च्यूइंग। खास तौर पे जो प्राइमरी साइकिल है या मिक्सिंग साइकिल है ये करवा रहा होता है, रूमिनेशन इसके साथ एसोसिएट होती है। जो पीएच है इसमें थोड़ा सा और आपको बता दूं कि जो आप इसके डायग्नोसिस में जब आप स्टेथोस्कोप रखते हैं तो एक नॉर्मल एनिमल में आपको जो प्राइमरी साइकिल है, प्राइमरी मूवमेंट है, वो आपको 2 मिनट में 3 to 5 मिल रही होती है। और ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये मूवमेंट ऐसी होती है कि जैसे बादल गरज रहा है, लाइक अ बिग गार्गलिंग लाइक साउंड आएगी और ये खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर से ये जो है ये साउंड आना शुरू होगी और फिर खत्म हो जाएगी। तो अगर ये साउंड कोई भी नहीं आ रही, इसमें प्राइमरी साउंड अगर एब्सेंट है, तो हम यूजुअली कह देते होते हैं कि ये केस रूमिनल एटनी का केस है, रूमिनल एटनी। उसके बाद है सेकेंडरी साउंड। सेकेंडरी साउंड जो है डॉक्टर साहब ये 1 मिनट में 1 से 2 आती है, और आपको ऑस्कल्टेशन पे जो है वो ऐसे मिलेगा जैसे आप पानी के अंदर पत्थर फेंके तो एक आवाज आती है, आपको इस तरह की एक साउंड मिलेगी। ये आप जो है वो सेकेंडरी साउंड सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब जो इंडाइजेशन होती है
इसके अंदर आपको जो है वो प्राइमरी साउंड्स की इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी बड़ी कम मिलेगी, और जो सेकेंडरी साउंड्स हैं वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो ज्यादा जो इसके अंदर जो डाउन आता है इसमें, वो स्पेशली जो है वो प्राइमरी जो साइकिल है, प्राइमरी जो मोमेंट्स है वो है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बड़ी रिड्यूस हो जाती है। और जो एनिमल है वो शायद जो इल्यूमिनेशन है एनिमल के अंदर वो आपको जो है वो कम जो है वो मिले या एब्सेंट मिले। अगर आप इसमें ह्यूमन का पीएच चेक करते हैं तो पीएच जो नॉर्मल ह्यूमन का है, बाज़ बुक्स में ये भी लिखा 6.2 टू 6.8, लेकिन ये जो वेरिएशन है इसके अंदर वो 6.2 टू 7.2 तक ये नॉर्मल रेंज है जो रिमिनल कंटेंट्स है इसकी पीएच की। और अगर जो है ये 7.2 से पीएच अबव जाती है, आप रिमिनेसेंटिसिस कर सकते हैं। आप इसमें पीएच चेक करने के लिए ह्यूमन से फ्लूइड सिरिंज के जरिए आप थोड़ा सा निकाल लें, आप उसका पीएच चेक कर लें। या इसमें एक सिंपल मेथड है कि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग ट्यूब पास करें और वो जो फ्लूइड आ रहा है वो आप उसका पीएच चेक कर लें। आप इसमें लिटमस पेपर या जो है वो पीएच मीटर की हेल्प ले सकते हैं। तो अगर पीएच चेक हो जाए तो ये काफी इसमें कंफर्मेटरी हो जाता है कि जो पीएच है इसमें वो कहाँ पे फॉल कर रहा है। अगर ये 7.2 से अबव है तो ये इंडाइजेशन में, या 6.2 से बिलो है तो ये इंडाइजेशन में केस चला जाएगा। बाज़ औक़ात जो है वो एक सजेशन आती है कि आप जो जो एनिमल च्यू कर रहा होता है उस मटेरियल का पीएच चेक कर लें। लेकिन उस केस में ये असल में मसला होता है कि जो जब एनिमल च्यूइंग करता है तो सलाइवा में चूंकि उसके अंदर बाइकार्बोनेट्स मिक्स हो रहे होते हैं, तो उस जो कड है उसका जो पीएच है वो डिफरेंट होगा जो कि रुमिनल कंटेंट्स के निस्बत। तो इसलिए या रुमिनल सिंथेसिस कर लें आप इसके अंदर, और या जो है वो आप स्ट्रोमिक ट्यूब फ्लूइड लें और फ्लूइड का पीएच चेक कर लें। तो इसमें दो चीजें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तीन चीजें हैं डायग्नोसिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री इशारा दे रही है कि चेंज ऑफ डाइट। याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग हिस्ट्री के बेस पे डायग्नोसिस करते हैं। डॉक्टर साहब हिस्ट्री हमेशा डायरेक्शन दे रही होती है कि हमने इस तरफ जाना, और हमने अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन से उस चीज को कंफर्म करना होता है कि आइदर ये चीज प्रेजेंट है कि नहीं। सिंपल इंडाइजेशन, चेंज ऑफ फ्लूइड हो गया, सिंपल इंडाइजेशन हो, क्या हमने इसको क्लिनिकली कंफर्म किया है कि एनिमल को सिंपल इंडाइजेशन हुआ है। तो याद रखिएगा जो कैटल है इसमें जब चेंज ऑफ डाइट होती है तो ये ज्यादा इंडाइजेशन की तरफ जाती है एज कंपेयर टू शीप एंड गोट। तो जो कैटल है ये ज्यादा इंडाइजेशन की तरफ जाती है चेंज ऑफ डाइट। हर वो शीप एंड गोट जिसकी डाइट चेंज हुई है, आप नहीं कह सकते वो 100 के 100% केसेस जो हैं वो इंडाइजेशन के हैं। हो सकता है 20-25% एनिमल को इंडाइजेशन ना हुई हो। तो इसलिए आपके पास जब केस आता है तो आपने हिस्ट्री ली, उसके बाद आपने जो रेटिकुलोरिमिनल मोटिलिटी है उसको आपने इवेलुएट किया, आपने उसकी साउंड को सुना, आपने देखा भाई प्राइमरी साउंड कम हो गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, उसकी इंटेंसिटी भी रिड्यूस हो गई है, और उसके बाद आपने सेकेंडरी साउंड सुना जो कि ज्यादातर जो है वो आपको इसमें एब्सेंट मिलेगी। रुमिनेशन आपको एनिमल में काफी डिक्रीज मिलेगी। आज का टिपिकल ये वाले केसेस आएंगे, कोई क्लाइंट आपको बताएगा क्या हुआ जी मैं बक लेके आया हूँ या एक काउ बुल लेके आया हूँ, आया है रात तो इसने खुराक ठीक ली है, अभी खुराक छोड़ गया, कुछ भी नहीं खा रहा, वाटर इनटेक थोड़ा ले रहा है, खुराक छोड़ गया। आप अगर कुछ भी ना करेंगे एनिमल ठीक होने वाला है। लेकिन उसमें होता क्या है, ये केस खराब क्यों होता है कि हम एनिमल को जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ऑफर करना शुरू कर देते हैं, और आते ही वो याद रखिएगा कि जब एनिमल आपके पास आया उसने 7-10 दिन में बहुत वेट गेन नहीं करना, उसने वेट गेन नहीं करना। तो वो ज्यादातर जो हमारी अप्रोच एक हो जाती है कि आते ही उसको जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करवाना शुरू कर देते हैं, वंडा या ऐसी चीजें। तो उसकी वजह से जो है वो पीएच नीचे जाती है, और बाज़ औक़ात इतनी नीचे हम उसकी पीएच ले जाते हैं कि वो केस सिंपल इंडाइजेशन से निकल के लैक्टोएसिडोसिस में चला जाता है। यहाँ पे मैं एक और फर्क भी वाज़ेह करता चलूं कि जो लैक्टोएसिडोसिस और जो टिम्पनी है, इसके जो लैक्टोएसिडोसिस और इंडाइजेशन है डॉक्टर साहब, इसके अंदर पीएच का बड़ा फर्क है कि अगर पीएच उसकी 5.2 से 6.2 रह रही है, 5.2 से 5.5 से 6.2 तक रह रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका केस अभी इंडाइजेशन की तरफ है। अगर उसका पीएच ह्यूमन का 5.5 से बिलो चला जाता है, जो मर्क मैनुअल है डॉक्टर साहब उसके अंदर जो वैल्यू है वो लिखता है 5.5,
जो रोडास्टस है उसके अंदर जो वैल्यू है वो लिखी हुई है 5.2। ये थोड़ी सी वेरिएशन है, माइट भी जो एनिमल में वो डिफरेंट रिसर्च जिसपे हुई जहां से ये वैल्यू उन्होंने जो है मेंशन की। तो एनीवे अब यू रिमेंबर 5.5। अगर वो 5.5 से 6.2 तक है तो याद रखिएगा कि ये केस आपका इस पीएच के दौरान जो है वो केस आपका इंडाइजेशन में है। लेकिन अगर उस एनिमल का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम इंडाइजेशन नहीं, अब ये केस लैक्टोएसिडोसिस में चला गया है। सो लैक्टोएसिडोसिस में इंडाइजेशन लाजमी होता है, यानी कि वो केस इंडाइजेशन से होके लैक्टोएसिडोसिस की तरफ गया होता है। तो या जो अगर पीएच है वो 7.2 से अबव चला गया है तो इसका मतलब है ये केस इंडाइजेशन में चला गया। सो द चेंज ऑफ डाइट lead to indigestion, change of ruminal environment, animal will get off feed जो है या डिक्रीज फीड इनटेक। उसके बाद केस की खराब होना शुरू होता है कि हम उसको कार्बोहाइड्रेट देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट और लेगा, वो केस लैक्टोएसिडोसिस की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत अहम है कि आप जो है वो ऑस्कल्टेशन की हेल्प लें। प्राइमरी साउंड सुने, बड़ी इजी है सुननी ये। और वैसे भी जो आपको प्राइमरी मूवमेंट है वो बड़ा इजीली, अगर आपके पास ऑस्कल्टेशन जो स्टेथोस्कोप नहीं भी है तो आप हाथ से जो है वो फ्लैंक पे लेफ्ट साइड पे रख के तो आप नोट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी आ रही है। तो जो सेकेंडरी साउंड है सुनने के लिए आपको एटलीस्ट जो है वो ऑस्कल्टेशन तकरीबन 1 मिनट की करनी पड़ेगी ताकि, क्योंकि ये साउंड 1 से 2 आ रही होती है। तो मूविंग टू नेक्स्ट ट्रीटमेंट, आप इसका क्या करेंगे? सबसे जो अहम चीज है कि अगर आप कुछ भी ना करें, आप जो डाइटरी फैक्टर्स हैं उनको आप करेक्ट कर दें तो एनिमल खुद ब खुद रिजॉल्व होगा, एनिमल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप डाइटरी फैक्टर्स उधर ही है तो उसको अभी भी कंसंट्रेट दिया जा रहा है, फाडर इंटेक छोड़ गया है, कंसंट्रेट देते थोड़ा खा लेता है, तो वो क्लाइंट कहता है चलो थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा इसको वंडा दे दो या चौकर डाल दो, व्हीट ब्रांड दे दो या कॉर्न दे दो, तो एनिमल थोड़ा और इंटेक करेगा, वो और पीएच को रिड्यूस करता जाएगा। तो वो केस जो है वो आपका जो है वो खराबी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो है वो आप जो ल्यूक वार्म वाटर जो है वो या नॉर्मल सेलाइन जो है वो आप ऑरली करें। सोडा बाई कार्ब आप इसमें यूज कर सकते हैं ऑरली, और ये सबसे ज्यादा जो है वो सोडा बाई कार्ब यूज होता है। स्टॉपिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं इसमें, मार्केट में आपको पता है कि काफी ये कंपनीज के भी मिलते हैं, और आपको हर्बल जो है वो प्रेपरेशन जो है वो स्टॉपिंग पाउडर्स की वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सिट्रिक एसिड। ईद के दिनों में डॉक्टर साहब आजकल जो ज्यादातर आपको डाइजेशन में जो है वो पीएच डाउन मिलेगी, ज्यादा की तरफ जाती हुई कम मिलेगी। इन केस अगर आपको ऐसा कोई केस मिलता है तो उसके अंदर आपने सोडा बाई कार्ब अगर आप उसमें यूज करेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो पीएच है वो 7.2 से अबव होता है, तो अगर आप सोडा बाई कार्ब इस केस में यूज करेंगे तो वो केस जो है वो फर्दर पीएच अबव ले जाएगा सोडा बाई कार्ब, और जो है वो एनिमल जो है वो ज्यादा जो है वो वर्ष हो जाएगा साइज में या कंडीशन में। तो इसलिए आपने आजकल वैसे आपको जो ज्यादातर केसेस है वो वही मिलेंगे जो कि एसिडिक की तरफ है। आपने सिंपली इंडाइजेशन में जस्ट यूज स्टॉमी पाउडर, और बाज़ का लोग स्टॉमी पाउडर जैसे एल्विजेस्ट है, एरिजेस्ट है, इसको बाज़ औक़ात सोडा बाइकार्ब फर्दर मिक्स कर लेते हैं, ऑलरेडी इसके अंदर सोडा बाइकार्ब होता है। तो आप जो है वो ये ऑरली करेंगे तो एनिमल जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अंदर किसी एंटीबायोटिक की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इन केस अगर जो है वो पीएच ज़्यादा है तो आप जो है वो एंटी एसिड टाइप लाइक अल्कलाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। आप इसमें एसिडिफाइंग एजेंट सिरका, सिट्रिक एसिड जो है या विनीगर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एनिमल आपको इसमें डिहाइड्रेशन में मिलता है डॉक्टर साहब, तो आप जो है वो ऑरली जो है वो फ्लूइड्स जो है वो सॉरी आईवी जो फ्लूइड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि नॉर्मल सेलाइन या डेक्स्ट्रोसेलाइन जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब इधर एक मैंने पिक्चर दिखाई है, इसके अंदर आपको आप ये देख रहे हैं, ये आपको एक सिंपल पाइप है जो कि स्मॉल जो डायमीटर का है। ये बेसिकली शीप के अंदर जो है, या शीप या गोट है, स्मॉल एनिमल में हम यूज़ करते हैं। चूंकि जो है अगर हम हॉर्स में जो अगर ट्यूब पास करें स्टोमिक में तो हम कहते हैं नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, तो उस ट्यूब को हम हॉर्सेज में पास कर रहे होते हैं थ्रू नॉस्ट्रिल्स से हम लेके जाते हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा।
तो स्टोमिक में हम उसको ले जाते हैं। लेकिन इन एनिमल्स में जो है वो हम जो थ्रो नॉस्ट्रिल जो है वो स्टोमिक ट्यूब को नहीं लेके जाते। हम असल में ओरली जो है माउथ के जरिए जो है वो, जो अगर स्टोमिक ट्यूब हमने जो यूज करनी है तो हम थ्रू माउथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसके ऊपर कोई ज्यादा कोई एक्सपेंसिस भी नहीं है, और ये मेरा ख्याल है हर फील्ड वेटरनेरियन के पास ये चीज होनी चाहिए। सिंपली आप अगर ये देखें तो आपको ये एक स्मॉल बोर का ये एक आपको पाइप नजर आ रहा है, और ये वेरी सिंपल मार्केट से आपको मिल भी जाता है, और ये आम प्लास्टिक का पाइप है, और इसके साथ ये एक बांधा गया है एक प्लास्टिक का मटेरियल इसको होल्ड करने के लिए। तो सिंपली आप इस जो ये वाली जो ट्यूब है इसको एनिमल के माउथ में इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद आप ये जो पाइप है ये पाइप इस ट्यूब के जरिए जो है वो पास ऑन करेंगे एनिमल के माउथ में। जब ये जो इसका फायदा क्या होगा ये यूज करने का इसमें से, क्योंकि अगर एनिमल चबाएगा, च्यू करता है, तो ये जो आपका पाइप है ये च्यू नहीं होगा, ये चबाया नहीं जाएगा, तो आपका पाइप जो है वो क्रॉस होगा इसमें जो स्टोमिक ट्यूब आप पास कर रहे हैं, और आप जो ही एनिमल के थ्रोट में लेके जाएंगे, लेरेंक्स में जब जाएंगे, और वहां पे आपने जाकर थोड़ी देर के लिए रोकना है इस पाइप को, और आप इंसर्ट करते जा रहे हैं, आपने थोड़ी देर के लिए रोकना है। माइट बी ए स्लाइड टू एंड फ्रो मूवमेंट आपको इसमें हेल्प कर सके कि एनिमल जो है वो स्वैलो करेगा इसको, जो ही स्वैलो करेगा तो आपने पाइप को पास कर देना है, और ये पाइप सीधा ह्यूमन के अंदर चला जाएगा। और अगर आपने कंफर्मेशन करनी हो ये ह्यूमन के अंदर ही है, आपको डेफिनेटली जो साउंड एक मिलेगी, जैसे गार्गलिंग हो रही है, अगर ह्यूमन में गया आपको स्मेल फील हो सकती है। और अगर और वैसे भी जब आप इसोफेगस से पास कर रहे होते हैं तो आपको लिटिल फोर्स लगानी पड़ रही होती है जब स्टोमिक ट्यूब पास हो रही होती है इसोफेगस से। लेकिन जब ये ट्रेकिया में चला जाए अगर खुदा ना खास्ता, तो ये आप देखेंगे एक तो एनिमल में कफ रिफ्लेक्स इंड्यूस करेगा, और दूसरा जो जब एनिमल एक्सपायर करेगा तो आप एयर फील कर रहे होंगे, और तीसरा आपको विदाउट एनी एफर्ट, कोई फोर्स नहीं लग रही, और आपकी जो स्टोमिक ट्यूब है वो एनिमल के अंदर पास ऑन हो रही है। तो ये आप इसको रीचेक कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल, और ये हर जो रिमिनेंट्स का काम करने वाले वेटनेरियंस हैं उनके पास ये होना चाहिए। ये जो है ये कैटल के लिए है, ये जो इस साइज का थोड़ा सा इसका, और इसमें जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है। तो और ये आप इससे गैस्ट्रिक लिवाज भी कर सकते हैं। आप जैसे इंसर्ट करें, सपोज एनिमल ने टॉक्सिन खा लिया है, या एनिमल ने कोई एसिड इंजेक्शन ऐसे कर लिया है, या स्फीयर लैक्टोएसिडोसिस में, तो जो ह्यूमन के अंदर जो फ्लूइड है वो आप उसको वापस पुल कर सकते हैं। और अगर आपके पास इसमें जो है वो फ्लूइड कोई अवेलेबल है, जैसे कोई आपके पास रिमिनल फ्लोरा अदर एनिमल का आप निकाल के दूसरे एनिमल के अंदर जो है वो ट्रांसफर इससे कर सकते हैं। और ये रिलेटिवली इंतहाई इजी है एनिमल के अंदर जो है वो पास करना, क्योंकि एनिमल जो ही आप लेके जाएंगे एनिमल खुद ही इसको सॉल्व कर लेगा। तो आपने ये जो प्लास्टिक का इसमें रिंग के साथ अटैच हुआ है एक छोटी स्ट्रिंग या रस्सी, आपने इसे होल्ड करके रखना है, कहीं ये जो पाइप है ये स्लिप ऑन ना हो जाए कि ये एनिमल जो है वो इसका जो इनग्लफ कर ले एनिमल इसको। तो आपने इससे होल्ड करके रखना है और आप पास ऑन करते जाएंगे, एनिमल जो है खुद ही अपनी जो टंग है उससे डायरेक्शन बनाएगा और ये सीधा एसोफेगस में। बहुत ही आसान है ये इसको पास ऑन करना। आप इसे पीएच चेक कर सकते हैं। और अगर टिम्पनी का केस है, दिस इज बेस्ट। अगर आप टिम्पनी के केस में यूज करते हैं, जो ही आप ये एसोफेगस में पास ऑन होगी, जो एयर है जो ही ये ह्यूमन में पास ऑन होगी, जो एयर ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है डॉक्टर साहब, ये सारी बाहर निकल जाएगी। आपको किसी ट्रोका या कुछ ऐसी जो जो है वो इसके यूज करना नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, इंडाइजेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो आपने इसको बड़ा ही सिंपली बाय गिविंग सोडा बाइकार्ब, क्लाइंट बाज औकात वरी हो जाता है। जानवर अगर 36 घंटे इंटेक नहीं ले रहा, क्योंकि आगे हमने मेंशन किया है अगर 36 घंटे आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप डाइटरी फैक्टर उसमें खत्म कर देते हैं जो कि डाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो एनिमल सही हो जाएगा 36 घंटे बाद, 36 से 48 घंटे। लेकिन क्लाइंट बड़ा वरी हो जाता है, वो कहता है मेरा एनिमल तो, चूंकि उसका एक्सपीरियंस पहले एनिमल्स के साथ इतना होता नहीं है, वो लेके आएगा, फिर आधे घंटे बाद देखेगा भाई ये तो कुछ भी नहीं खा रहा, फिर आधे घंटे बाद देखेगा भाई ये तो अभी भी कुछ नहीं खा रहा, फॉडर तो इसके पास मौजूद है, पानी भी थोड़ा पी रहा है, वो वरी होना शुरू हो जाएगा। तो असल में ये जो वरीनेस है ये ज्यादातर जो केसेस को में जो है वो हम अग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं,
इंडाइजेशन में, और ये जो अग्रेसिव अप्रोच है ये केस खराब कर देती है। तो सिंपल इंडाइजेशन, ट्रीट दैट वेरी सिंपली, कुछ ना करें, सोडा बाइकार्ब दें, थोड़ा स्टोमिक पाउडर यूज करें, क्लाइंट को तो सलाह रखें भी आपने परेशान नहीं होना, अगर थोड़ी देर ये अगर इनटेक नहीं भी ना लेता तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर काफी मटेरियल मौजूद है जिससे वो अपनी एनर्जी पूरी कर सकता है। आपको जैसे बताया कैटल में 90 किलो तक जो है वो इंजेस्टम होल्ड होता है ऑलरेडी, जो है ये 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो इसलिए वेरी सिंपली आप लोगों ने इसमें मूव करना है। पीएच को लाजमी आपने कंसीडर करें, कोशिश करेंगे अगर आप पीएच चेक कर लें, अगर आप वैसे केस इवेल्युएट कर रहे हैं तो वेरी गुड। रिमिनल सिंथेसिस की बजाय जो है वो आप स्टोमिक ट्यूब जो है वो प्रेफरेबली पास करें, दिस इज हाईली इफेक्टिव, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव जो है वो रिमिनेंट्स के अंदर अगर कोई मैं आपको बताऊं तो फॉर स्टोमिक के इश्यूज को डील करने के लिए, टैकल करने के लिए, तो जस्ट सिंपल ये प्लास्टिक का एक पाइप है और ये जस्ट क्रिएट अ होल्ड, और इसको होल्ड करने के लिए आप बना लेते हैं, और ये वाला पाइप आपको वहाँ मार्केट से मिल जाएगा। तो आप एक बड़े डायमीटर का, थोड़े ज्यादा डायमीटर का कैटल के लिए यूज ले सकते हैं, और जो है वो स्मॉल डायमीटर का वो आप शीप एंड गोट के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लैक्टोसिडोसिस की तरफ। सिंपल इंडाइजेशन के बाद जो अगले जो केसेस हैं आजकल हमारे पास आ रहे हैं वो है लैक्टोसिडोसिस की तरफ। लैक्टोसिस और एनिमल, ये बहुत ज्यादा एनिमल जो है वो ईद से पहले ही स्लॉटर हो जाते हैं, क्योंकि वो लैक्टोसिडोसिस काफी वर्ष हो चुकी होती है एनिमल के अंदर, और वो जो केस है वो जो है वो अल्टीमेटली जो है वो स्लॉटर जो है वो बिफोर ईद जो है वो चला जाता है। और जो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ कि जो ईद के जानवरों में जो सबसे ज्यादा जो है वो लॉस अगर हो रहा होता है तो मेजरली वो लैक्टोसिडोसिस, और उसके बाद जो है वो जो ड्रेंचिंग निमोनिया जो है वो इसकी वजह से हो रहा होता है। लैक्टोसिडोसिस को थोड़ा सा आज हम डिफरेंटली पढ़ेंगे, जैसे इंडाइजेशन को हमने पढ़ा कि ये पीएच भाई बढ़ेगी भी तो भी हो सकता है, कम भी होगी तो भी हो सकता है। आपने ये 6.2 टू 7.2 आपने याद रखना है, ये जो इसका रेंज है। लैक्टोसिडोसिस की बात करते हैं कि लैक्टोसिडोसिस यानी कि ह्यूमन के अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो गया है, या आप इसको ग्रेन ओवरलोड भी कहते हैं, या कार्बोहाइड्रेट इंगॉर्जमेंट भी इसका नाम है। अगर एनिमल जो है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइजेस्टिबल, रैपिडली डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स अगर इनटेक कर लेता है तो जो आगे होता क्या है कि इसमें जब इसकी फर्मेंटेशन होती है, जब इसकी रैपिड फर्मेंटेशन होती है, उसके रिजल्ट में वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं, और जब ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं तो ये पीएच को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। और जब ऑलरेडी डाइजेस्टिबल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल हो तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है ये अदर माइक्रोब्स की निस्बत ये ग्रोथ ज्यादा करता है, इसके ग्रोथ के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ये जब ग्रो होगा, मैं अक्सर लैक्टोसिडोसिस को समझाने के लिए कहता हूँ दिस इज लाइक अ ट्रिगर प्रोसेस, यू जस्ट ट्रिगर दैट। ट्रिगर कैसे? आप जस्ट पीएच डाउन करते हो और काम ऑटोमेटिकली सारा शुरू हो जाता है कि पहले स्ट्रेप्टोकोकस बोविस ग्रो करेगा जो कि पीएच को रिड्यूस करता जाएगा, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करेगा, और जब वो पीएच को नीचे ले जाएगा उस पीएच पे आके स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की ग्रोथ पहले कम होगी, फिर ये खत्म हो जाएगा, फिर लैक्टोबैसिलस जो है उसकी ग्रोथ उस पीएच पे जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और लैक्टोबैसिलस जो है वो रैपिडली ग्रो करेगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। एक बैक्टीरिया आया, उसके बाद उसने पीएच कम की, उसने अगले को ट्रिगर कर दिया, लैक्टोबैसिलस को ट्रिगर कर दिया, उसने लैक्टिक एसिड का जो है वो प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इशू आपने जस्ट पीएच रिड्यूस की है और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली जो है वो पीएच ड्रॉप का शुरू हो गया। तो इसलिए इसके अंदर जो वीट, बार्ले और जो कॉर्न है ये रेडिली रैपिडली डाइजेस्टिबल्स होते हैं, और ये आपको पता है कि ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। तो ये है कि क्लाइंट लेके आया, या तो एनिमल की एक्सेस हो गई कि उसने लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लिए, या फिर ये हुआ कि वो फॉडर इनटेक उसका भी कम था, वो शायद इंडाइजेशन में था लेकिन उसको ऑफर किया कार्बोहाइड्रेट, वो खा गया, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और दिया वो और खा गया, तो उसके रिजल्ट में पीएच और रिड्यूस हुई, इतनी रिड्यूस हुई कि वो पीएच जो 5.5 है उससे रिड्यूस हो गई। जो लैक्टोसिडोसिस है ये एक एक्यूट कंडीशन है,
ये फॉरन डेवलप होती है, एक्यूट कंडीशन है, लेकिन ये नहीं कि एनिमल ने अभी इनटेक किया है कार्बोहाइड्रेट्स का और आपको अगले ही मिनट लैक्टोएसिडोसिस मिलना शुरू होगी। लैक्टोएसिडोसिस तब आपको मिलेगी, इसके अंदर गैप होता है 2 to 6 आवर्स का, कि जितनी उसकी फर्मेंटेशन होती जाएगी उसके रिजल्ट में वोलाटाइल फैटी एसिड्स पैदा होते जाएंगे और जो पीएच है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो ये 2 to 6 आवर्स बेसिकली ये एक अक्यूट कंडीशन है। इसके अंदर जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बोविस इंक्रीज हो जाएंगे और जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ लैक्टिक एसिड है इसकी प्रोडक्शन होगी। जो एनिमल ह्यूमन का पीएच है वो 5 से रिड्यूस कर जाएगा और इस पीएच के ऊपर प्रोटोजोआ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सेलुलिटिक जो ऑर्गेनिज्म है ये खत्म हो जाएंगे और लैक्टेट यूटिलिटी एंड इम्पेयर रिमिनल मोटिलिटी, और ये रिमिनल मोटिलिटी जो है वो इम्पेयर कर देगा। रिमिनल मोटिलिटी असल में अगर इटसेल्फ बिग टॉपिक अगर इस तरफ आऊँ यानी मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिमिनल मोटिलिटी जो है वो क्यों इम्पेयर होती है। जो लो पीएच है उसके बाद लैक्टोबैसिलस बोविस जो है वो ग्रो करेगा जो कि फर्दर जो है वो पीएच को डिक्रीज करता जाएगा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके। अब लैक्टोएसिडोसिस के क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है। लैक्टोएसिडोसिस की दो चीजें हैं। हमारा मसला ये है कि सिंपल डाइजेशन को जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि फर्क भी हम कैसे कर पाए लैक्टोएसिडोसिस में और सिंपल डाइजेशन में, कि इसमें फर्क क्या होता है, क्योंकि लैक्टोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिंपल डाइजेशन। जो लैक्टोएसिडोसिस है इसके अंदर जो र्यूमन है वो इनलार्ज होना शुरू होगा। र्यूमन इनलार्ज क्यों होता है? र्यूमन इनलार्ज इसलिए होता है कि जब र्यूमन का पीएच डिक्रीज होता है 3.5 आ गया तो उसके रिजल्ट में र्यूमिनाइटिस डेवलप होती है। जब र्यूमिनाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है र्यूमन की, जब र्यूमिनाइटिस इसमें डेवलप होती है तो जो वास्कुलर सिस्टम है वास्कुलर ये पुल डाउन करता है वाटर को र्यूमन के अंदर कंपनसेटरी एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म कि उस जो पीएच को फर्दर डाइल्यूट किया जा सके। तो जब ये होता है तो इसके रिजल्ट में जो वास्कुलर कंपार्टमेंट है ये पुल डाउन करता है फ्लूइड्स को र्यूमन के अंदर। इसके रिजल्ट में क्या होता है, फर्दर दूसरी चीज इसके अंदर ये हो रही होती है कि ये जो टॉनिसिटी होती है र्यूमन के अंदर ये इंक्रीज हो जाती है। ये इंक्रीज हो जाती है, ये 260 जो मिली ऑस्मोल है उससे बढ़ के जो है बढ़ जाती है 2 मिली। और ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो होता है ये जब स्टैब्लिश होता है तो ये फ्लूइड्स को और अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ लाता है र्यूमन के अंदर। मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 रीजंस हो रही होती है कि जब लैक्टोएसिडोसिस का हम केस देखते हैं तो उसका र्यूमन हमें फील्ड मिलता है, काफी लार्ज र्यूमन, और उसके र्यूमन के अंदर आपको ऐसे मिलेगा जैसे पानी भरा हुआ है र्यूमन के अंदर। ठीक है, र्यूमन डिस्टेंट है और पूरे र्यूमन के अंदर पानी भरा हुआ है, ऐसे आपको फील होगा। वो पानी कहाँ से आता है? वो जब ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं बहुत ज्यादा, जब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा ग्राउंडेड आ गया तो उसके बाद ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है। ये टॉनिसिटी जो है वो बढ़ जाती है र्यूमन के अंदर। जब ये टॉनिसिटी र्यूमन के अंदर बढ़ती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये फ्लूइड को अट्रैक्ट करती है वास्कुलर कंपार्टमेंट से। जो फ्लूइड है वो पुल डाउन होता है र्यूमन के अंदर। एज अ रिजल्ट र्यूमन के अंदर जो फ्लूइड पुल डाउन होता है ये अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, जो कि हमें जो एनिमल है वो ऐसे हमें र्यूमन फील होता है जैसे कि ये फ्लूइड फील्ड है। और इसके अंदर चूंकि फ्लूइड फील्ड हो जाता है ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जो इसकी 2 फॉर्म होती है डॉक्टर साहब, एक तो है माइल्ड फॉर्म के, दूसरी है इसकी सीवियर फॉर्म लैक्टोएसिडोसिस की। माइल्ड फॉर्म में जो है वो रिमिनल मूवमेंट्स प्रेजेंट होती है लेकिन काफी रिड्यूस हो चुकी होती है। मतलब आपको जहाँ पे 2 मिनट्स में 3 to 5 मिल रही है, हो सकता है कि आपको 2 मिनट के अंदर एक ही जो है वो मूवमेंट, जो प्राइमरी जो है मूवमेंट है वो मिल रही है माइल्ड फॉर्म में। लेकिन जो सीवियर फॉर्म होती है इसके अंदर र्यूमिनाइटिस डेवलप होती है। जब र्यूमन का इन्फ्लेमेशन होता है ना तो तब आपको साइन मिलना शुरू हो जाएगा र्यूमिनल एटनी का, आपको कोई भी साउंड नहीं मिलेगी। तो यानी कि इसका सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऑस्कल्टेशन से बता सकते हैं कि ये लैक्टोसिडोसिस की माइल्ड फॉर्म है या कि सीवियर फॉर्म है।
और इसकी ट्रीटमेंट में आपको इस चीज को, क्योंकि जो माइल्ड फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस है, इसकी ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट है सीवियर फॉर्म से। तो अब हम आगे चलते हैं। Immediately after consuming large quantity of dry grain, animal may gorge themselves on water, but once ill, they usually do not drink at all. बाज़ बात ये भी होता है कि एनिमल जब बहुत ज्यादा ग्रेन्स का इंटेक करता है ना, उसके बाद बेतहाशा पानी पिएगा। और ये हमारी फील्ड के अंदर प्रैक्टिस भी है। जो जानवर बहुत ज्यादा दाना खा ले ना, या वंडा खा ले या रोटियां खा ले, उसका लोग कहते हैं कि भाई आप इसको बांध के रखें, आपने इसको पानी नहीं पीने देना। तो इसके ऊपर जो है, जो बुक्स बताती है किसके ऊपर जो है, अगर आप वाटर से रिस्ट्रिक्ट उसको करते हैं, पानी उस जानवर का बंद कर देते हैं, तो ये केस को बेहतरी में नहीं लेके जाता। हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स है, जो कंडीशन है एनिमल की, उसको ज्यादा एग्जैजरेट कर दे। तो इसलिए जो है वो आपने जो जो एनिमल को जो वाटर पानी पीने से नहीं रोकना। आप लोग जो विलेजेस में काम करते हैं, जो वेटरनेरियंस है, आपने अक्सर देखा होगा कि जानवर ने वंडा ज्यादा खा लिया, कहीं कोई कहीं खुला उसकी अप्रोच हुई और वो ज्यादा मिकदार में खा गया, तो लोग अक्सर कहते हैं भाई इसको बांध दो, इसको पानी नहीं आपने पीने देना। तो याद रखें, आपने उसको वाटर रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी। अगर वो पानी पीता है, उसको पानी पीने दे, नो प्रॉब्लम। लैक्टोएसिडोसिस में डेवलप होगा कंप्लीट एनोरेक्सिया। टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, तीनों चीजें वेरी करेगी। स्टार्ट पे जो टेम्परेचर है 1 और 2 डिग्री इंक्रीज होगा। उसके बाद जो है वो टेम्परेचर एनिमल का आपको नॉर्मल से 1 फ़ारेनहाइट जो है वो 1 और 2 फ़ारेनहाइट का मिलेगा, यानी कि आपको एनिमल जो है वो सब नॉर्मल की तरफ जाता मिलेगा। एनयूरिया डेवलप हो जाएगा। यूरिनेशन जो है वो आपको हिस्ट्री मिलेगी कि ये जनाब इसने तो यूरिन रात को पास किया था या सुबह को पास किया था, अभी 8-7 घंटे हो गए हैं, एनिमल ने यूरिनेशन ही नहीं की, यूरिन ही नहीं पास किया। लेमनेस का साइन आ सकता है, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है, और डायरिया जो है इसमें डेवलप होता है। डॉक्टर साहब, जो माइल्ड फॉर्म है ना जी, इसके अंदर एनोरेक्सिया, टीपीआर वेरी कर सकता है, लेकिन जो सीवियर फॉर्म है इसके अंदर जो है वो एन्यूरिया, लेमनेस और टेम्परेरी ब्लाइंडनेस के जो साइंस हैं ये डेवलप होंगे। तो आपने लैक्टोसिडोसिस का केस जब भी देखना है, तो आपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स और जो आपकी डायग्नोस्टिक अप्रोच है उसको आपने ये देखना है कि ये जो केस है आपका, ये माइल्ड फॉर्म में है या सीवियर फॉर्म में है। सीवियर फॉर्म में बड़ा आपको उसमें एन्यूरिया मिलेगा या लेमनेस मिलेगी। अगर आप में से कोई इसमें क्वेश्चन पूछना चाहे कि ये एन्यूरिया क्यों डेवलप होता है, तो या लेमनेस क्यों डेवलप होती है, तो आई विल आंसर। जो पल्स रेट है इसके अंदर, पल्स आपको एनिमल में इंक्रीज मिलेगी। रेस्पिरेशन जो रेट है वो आपको इसमें इंक्रीज मिलेगा। जो पल्स है इसमें आपको रेट इंक्रीज मिलेगा, लेकिन जो पल्स का प्रेशर है, एम्पलीट्यूड है, वो आपको इसमें कम मिलेगा, डिक्रीज एम्पलीट्यूड होगा। वो इसलिए लैक्टोएसिडोसिस में डॉक्टर साहब डिहाइड्रेशन डेवलप हो रही होती है, और एनिमल की जो डेथ है ना, वो ज्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही होती है लैक्टोएसिडोसिस में। आप कहते हो कि भाई एनिमल को सीवियर डायरिया नहीं लगा, एनिमल को कैसे डिहाइड्रेशन हो गई? असल में होता क्या है कि जब ह्यूमन के अंदर वास्कुलर कंपार्टमेंट का जो फ्लूइड है वो कूल डाउन होना शुरू होता है, उसके रिजल्ट में वास्कुलर जो कंपार्टमेंट है, जो कि हमारा प्लाज्मा है, जो कि ये सारे प्रोसेस को ऑक्सीजन की जो सप्लाई पूरी बॉडी में जो कर रहा है, ये इसकी मिकदार कम हो जाती है। ये ऐसी है जैसे कि ब्लड लॉस हो गया, जैसे कि सीवियर डायरिया हुआ, फ्लूइड का लॉस हो गया। तो वास्कुलर जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर जो है वो फ्लूइड कम हो जाता है। जब वास्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर इसमें ज्यादा जो है वो वाटर मूव करता है, जो साल्ट्स हैं वो रिटेन ही रहते हैं। तो इसलिए इसमें जो डिहाइड्रेशन डेवलप होती है उसे हम कहते हैं कि ये हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन है, कि जो साल्ट्स हैं वो तो रिटेन रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द वाटर इनसाइड द वास्कुलर कंपार्टमेंट। लैक्टोएसिडोसिस का डायग्नोसिस, रीमन आपको इंडाइजेशन में आपने देखा कि रीमन आपको प्राइमरी साउंड मिल रही है लेकिन काफी कम है, सेकेंडरी साउंड्स जो है वो नहीं आ रही। जो इसके अंदर जो है वो आपको स्टैटिक रीमन मिलेगा और गार्गलिंग फ्लूइड साउंड इसके अंदर आपको मिलेगी। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप ऑस्कल्टेशन विद परकशन करें। जो आप परकशन करेंगे आपको फ्लूइड की साउंड आ रही होती आएगी, जैसे फ्लूइड स्प्लैश हो रहा होता है। इसमें भी डॉक्टर डायरिया होता है जो कि ऑस्मोटिक डायरिया होता है,
और इसमें जो इंडाइजेशन है उसमें फाउल स्मेल डायरिया था, और जो लैक्टोएसिडोसिस है इसमें स्वीट सोर ऑर्डर होती है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है। जैसे वो साइलेज टाइप स्मेल नहीं होती, जैसे साइलेज से आ रही होती है, ऐसी स्मेल आ रही होती है। और रिमिनल पीएच 5.5 से बिलो होगा। और अगर आपको पीएच 5 से बिलो मिल रहा है तो आप ये समझे कि आपके एनिमल में मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी डेवलप हो रही है, क्योंकि जो एसिड है, ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये जब यूरिनाइटिस होती है तो ये अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर, जो कि ब्लड के पीएच को जो है वो रिड्यूस करेगा, जिसे हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ एनिमल जाना शुरू हो गया। आप ग्राउंड स्टेनिंग कर सकते हैं रिमिनल फ्लूइड की, पीएच चेक की, या ग्राउंड स्टेनिंग भी आप कर सकते हैं। तो आपको इसके अंदर जो है वो ज़्यादा ग्राम नेगेटिवली जो है वो बैक्टीरिया जो है वो इसमें मिलेंगे। फिर मैं इसमें आता हूँ लैक्टोएसिडोसिस के डायग्नोसिस में, और थोड़ा सा फर्क भी कर देता हूँ इंडाइजेशन में, क्योंकि ये बहुत समटाइम द पीपल से आई एम बिट कंफ्यूज कि ये केस लैक्टोएसिडोसिस का है या ये इंडाइजेशन का है। इंडाइजेशन में आपको प्राइमरी साउंड आ रही है, सेकेंडरी साउंड माइट बी एब्सेंट। प्राइमरी साउंड कम है, रेट भी कम है, और हो सकता है उसकी इंटेंसिटी भी कम हो। और जो सेकेंडरी साउंड है, जो कि रोडास्टस लिखता है, वो रोडास्टस इसमें लिखता है कि सेकेंडरी साउंड इन केस ऑफ डाइजेशन दे आर प्रेजेंट। लैक्टोएसिडोसिस की अगर हम बात करें तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साउंड एब्सेंट मिल रही है, या जो लेस सीवियर केस है उसके अंदर आपको लैक्टोएसिडोसिस में जो है वो जो प्राइमरी साउंड्स हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही कम होगी। दूसरा, एनिमल का जो र्यूमन है, जो अगर अब्डोमेन र्यूमन है, वो आपको डिस्टेंडेड मिलेगा। आप जब ऑस्कल्टेशन और परकशन करेंगे आपको मिलेगा कि जो र्यूमन डिस्टेंडेड है ना, ये इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। उसके बाद जो आप फर्दर इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं, वो आप र्यूमनल सेंटेसिस करें, या आप जो है वो स्टोमक ट्यूब पास करें, और जो फ्लूइड आप जो कलेक्ट कर रहे हैं उसका पीएच चेक करें, वो आपको पीएच 5.5 से बिलो मिलेगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि ये केस लैक्टोएसिडोसिस का केस है। उसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में जो है वो माइल्ड केसेस और सीवियर केसेस। याद रखिएगा कि जो माइल्ड केसेस है उसके अंदर जो आप वो साल्ट जो कि आप एल्कलिनिटी इंड्यूस करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि सोडा बाइकार्ब या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सुपीरियर टू सोडा बाइकार्ब। तो आप जो है वो यूज करते हैं, क्योंकि आपने पीएच, वो ट्रिगरिंग प्रोसेस है, आपने पीएच को एलिवेट कर दिया, लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ जो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई। तो आप जो है वो फर्दर इसमें कार्बोहाइड्रेट, अगर एनिमल का जो इंटेक है वो मुकम्मल बंद कर देंगे, आपने इसको ग्राउंडेड कार्बोहाइड्रेट जो है वो नहीं देने, और कोशिश करें कि एनिमल को हे फीडिंग की तरफ जो है वो ले आए। हे फीडिंग की वजह से जो जो एनिमल में सलाइवा प्रोडक्शन है ये ज्यादा हो जाती है, और सलाइवा आपको पता है कि ये इसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो माइल्ड केसेस को आप सिंपली सोडा बाइकार्ब, बट सोडा बाइकार्ब से मोर सुपीरियर इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो सीवियर केस होता है, सीवियर केस में आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस को फौरी तौर पे करेक्ट करना होता है, नहीं तो एंजाइमेटिक डिसफंक्शन हो जाता है। और मेटाबॉलिक, और इसमें आपको एक अग्रेसिव अप्रोच की जरूरत होती है। आपने इसमें 5% जो सोल्यूशन है सोडा बाइकार्ब का 5 लीटर पर 450 केजी या 5 ml पर केजी जो है वो आपने जो फ्लूइड है 5% सोडा बाइकार्ब का, ये आपने आईवी करना होता है। ये है आपकी वेरी इनिशियल थेरापी। उसके बाद, और इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो आपने फ्लूइड आईवी करना है ये आपने आधे घंटे में लगाना है, नॉट वेरी क्विक। तो वो रैपिडली जो है वो बॉडी कंपनसेट ही ना उसको कर सके, जो आप इतना ज्यादा बाइकार्बोनेट उसके अंदर दे रहे हैं। तो आपने इसमें जो 5% जो सोडियम बाइकार्बोनेट का मीठा सोडा इसे हम कहते हैं, आप सोल्यूशन बनाए, और ये सोल्यूशन बना के आप डिस्टिल वाटर में आप जो है वो काऊ के केस में ये 5 लीटर पर 45 केजी, या अगर इसको मैं सिंपली कहूँ कि 1 लीटर पर 100 केजी जो है वो आप आईवी करेंगे। और अगले जो 6 to 12 आवर्स है, आप उसमें जो है 1.3% जो सोल्यूशन है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो सेलाइन के अंदर यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मल सेलाइन लें, नॉर्मल सेलाइन के अंदर जो है वो आप 1.3% जो सोल्यूशन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा का बना लें। और ये प्रेपरेशन बनी बनाई नहीं मिलती, ये आपको खुद ही बनाना पड़ता है इसमें। और ये आप करेंगे आईवी।
और ये जो 1.3% सोल्यूशन होता है ना डॉक्टर साहब सोडा बाइकार्ब का, ये आइसोटोनिक टू बॉडी होता है, क्योंकि इसकी जो 1.3% पे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है ये आइसोटोनिक होता है। दूसरी बात आपको बताऊं कि जो रिंगर्स लैक्टेट होता है ये असल में हाइपोटोनिक होता है। इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है अगर एनिमल में देखे जाए जो प्लाज्मा की होती है, उस जो ये होती है 283 मिली ऑस्मोल, ओके, प्लाज्मा की। और जो रिंगर्स लैक्टेट है इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है ये होती है 260। तो ये रूमिनेंट्स में हाइपोटोनिक होता है। तो 1.3% जो सोल्यूशन ऑफ सोडा बाइकार्ब है ये आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा आपको तो आप जो है वो रिंगर्स लैक्टेट आपने हाइड्रेट करना है, क्योंकि एनिमल में डिहाइड्रेशन डेवलप हुई है, तो आप सोडियम जो है वो रिंगर्स लैक्टेट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपकी जो ट्रीटमेंट है अगर आप सही कर रहे हैं, उसका जो पहला इफेक्ट आएगा जो आप ये फ्लूइड्स आईवी कर रहे हैं वो ये है कि यूरिनेशन जो है वो एनिमल रेज्यूम करेगा। क्योंकि जब एनिमल के अंदर फ्लूइड कम रह जाता है तो जो सप्लाई है वाटर, जो किडनी है वो ज्यादा वाटर कंजर्वेशन की तरफ चला जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट है यह कम हो जाएगी। फर्दर जो ब्लड फ्लो है, जो ब्लड है वो किडनी की तरफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ज्यादा देर रहती है तो ये एनिमल जो है वो किडनी डैमेज स्लोली जो है वो इससे होना शुरू हो जाएगा। तो बाज़ बात आपको हाई फास्फोरस, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल उसमें करवाते हैं तो किडनी डैमेज के केस में हाई फास्फोरस जो है वो आपको मिल सकता है। और र्यूमिनल लिवाज कर सकते हैं आप इसमें, वो जो सिंपली ट्यूब पास करें, स्टोमिक ट्यूब, और जो इतना ज्यादा उसके अंदर फ्लूइड, एसिडिक फ्लूइड इकट्ठा हुआ है ना, वो आप सक्शन करके सारा बाहर पुल आउट कर दें। और उसके बाद मैं अक्सर कहता हूँ आप जो अनीमा पंप है इसमें ये बड़ा इफेक्टिव है। आप अनीमा पंप को फर्स्ट यूज करें, रिवर्स कर ले उसके जो कनेक्शन है उसको, और उसके बाद जो फ्लूइड है आपके पास जो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाया हुआ है, और वो आप ऑरली जो है वो उस ट्यूब के जरिए जो है वो र्यूमन में दोबारा जो है वो भेज दें, और जो एसिडिक फ्लूइड है वो आप फ्लश कर दें। तो एक ये है, ये बड़ा आसान है, ये आप वेरी इफेक्टिव। यानी कि आप दो चीजें कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये है कि आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस को सीवियर केस में डील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप 5% बाइकार्बोनेट सोल्यूशन जो है वो आप आईवी कर रहे हैं 30 मिनट के अंदर। और दूसरा ये है कि आप र्यूमिनल लिवाज जो है इसके अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं कि आप सोडा बाइकार्ब जो है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है सोल्यूशन ये आप ऑरली कर रहे हैं, या वर्स्ट केस के अंदर आप जो है वो र्यूमिनेटम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर सीवियर र्यूमिनाइटिस डेवलप हो जाए तो लैक्टो एसिडोसिस का जो केस है इसका प्रोग्नोसिस जो है वो काफी पुअर होता है। आगे चलते हैं जी। ट्रीटमेंट जो है इसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फ्लूइड्स आप देंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को, र्यूमिनल एसिडोसिस को, दो चीजों को आपने करेक्ट किया। आपने सोडा बाइकार्ब 5% सोल्यूशन आईवी किया, ऑरली आपने सोडा बाइकार्ब या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है 1 ग्राम पर 1 kg ऑफ द बॉडी वेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम पर 1 kg ऑफ द बॉडी वेट आपने ऑरली किया। और उसके बाद है कि इसमें रिकमेंडेशंस आती हैं कि आप जो है वो पेनिसिलिन जो या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ऑरली कर दें। इसमें उस ऑरली करने का क्या फायदा होता है कि जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, ये काफी इसकी ग्रोथ हो चुकी होती है, जो लैक्टिक एसिड पैदा कर रहा है, तो ये उस ऑरल एंटीबायोटिक की वजह से किल होना शुरू हो जाता है। दूसरा, जब इसमें र्यूमिनाइटिस डेवलप होती है तो उसके रिजल्ट में बहुत ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होती है, तो आप इसमें एंटी हिस्टामिन यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि शीप एंड गोट में फेनरामिन मैलिएट यूज करें, उसमें मेप्रामिन मैलिएट ना यूज करें। आमतौर पे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मेप्रासान का इंजेक्शन अवेलेबल है, ये लगाएंगे तो ये रिएक्ट कर जाता है शीप एंड गोट में, तो मेप्रासान भी आपने यूज करना। तो आप इसमें जो ह्यूमन साइड में जो है वो फेनरामिन मैलिएट एवल इंजेक्शन, वो आप काफी प्रेपरेशन ब्रांड्स इसमें अवेलेबल है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। और उसके बाद थायमिन, जब बैक्टीरिया ये किल्ड होते हैं, चूंकि ये थायमिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो आप एडिशनली थायमिन में सिंपली आप न्यूरोबियन का जो इंजेक्शन है वो एनिमल को लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट है वो जो नीडेड है वो किया करें, एडिशनली बहुत ज्यादा इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। तीसरी चीज, इंजेक्टेबल जो है वो एंटीबायोटिक, याद रखिएगा आप लैक्टोसिडोसिस में लाजमी एंटीबायोटिक लगाएं, खासतौर पे पेनिसिलिन, अमोक्सिसाइक्लिन। उसकी रीजन ये है कि अगर आप ये नहीं ना करते, अब जब र्यूमिनल इन्वायरमेंट चेंज होता है ना जी,
उसके रिजल्ट में खासतौर पर इतना एसिडिक होता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस, जो कि शीप, गोट में, कैटल में इंटेरोटॉक्सीमिया करता है। और ये इंटेरोटॉक्सीमिया में इनके 4 है, ए, बी, सी, डी। जब र्यूमेटाइटिस डेवलप होता है ना जी, तो इसके रिजल्ट में बाद में हिपैटिक अब्सेस की तरफ एनिमल चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? क्योंकि फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो है वो लिवर अब्सेस करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपने एंटीबायोटिक लाजमी यूज करनी है, तो फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम जो है वो ग्रो ना करे, लिवर अब्सेस की तरफ केस ना जाए। ज्यादातर क्लिनिशियंस ये कहते हैं कि हमने लैक्टोएसिडोसिस के केस को ट्रीट किया और केस हमारा ठीक हो गया, लेकिन 3-4 दिन के बाद अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, एनिमल डेड हो गया। क्लाइंट की कॉल आई, मेरा जानवर अभी अभी गिरा है, लेट गया है, और जो ही आप वहां पे पहुंचे या वो आपके क्लिनिक पे लेके आया है, तो तब तक जो है वो जानवर एक्सपायर हो गया। ये मैक्सिमम एपिसोड्स हो रही है इसमें। रीजन इसके बिहाइंड क्या है कि ये जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है, ये 2 चीजों को प्रमोट कर रहा होता है, एक बैक्टीरिया और दूसरा फंगस। जो र्यूमेटाइटिस होती है, इसके रिजल्ट में जो दूसरी चीज है वो फंगस जो है वो ग्रो करना इसमें शुरू करती है। अब जब ये फंगस ग्रो करती है, ये नॉर्मली नहीं करती, जब र्यूमेटाइटिस होती है तो ये पूरे ह्यूमन के साथ ये अटैच हो जाएगी और ये निक्रोसिस करना शुरू कर देगी रूमेनल पेपिला की। ये केस आपका परमानेंटली खराब हो गया, नहीं ठीक होगा। दूसरा है, इसे हम कहते हैं माइकोटिक र्यूमेटाइटिस। दूसरा है कि बैक्टीरिया ग्रो कर गए। बैक्टीरिया में अपॉर्चुनिस्टिक, फ्यूजोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम की बात हमने कर ली। दूसरे आते हैं क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस टाइप ए बी सी डी। तो इसमें जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ये एनीरोब जो है ये ग्रो करता है, और ये आपको पता है टॉक्सीमिया करेगा, और पर एक्यूट या एक्यूट कंडीशन में आपको पता है ये प्रॉब्लम डिजीज आती है, और जानवर जो है वो विद इन शॉर्ट टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए लैक्टोएसिडोसिस के केस को डील करते हुए इंडाइजेशन में कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, ना लगाएं। लेकिन लैक्टोएसिडोसिस के केस में आपने जो है वो एंटीबायोटिक जो है वो इंजेक्ट करना है, स्पेशली पेनिसिलिन। नहीं तो आपका जो केस है 3-4 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद जो है वो क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शन ग्रो कर जाएगी। तो इसलिए आपने पेनिसिलिन लॉन्ग एक्टिंग लगा दे और 1 दिन का ब्रेक दे के दोबारा फिर 1 डोज लगा दे, वो काफी होगी। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लैक्टोएसिडोसिस इंतहाई अहम कंडीशन। आपके पास केस प्रेजेंट होता है, हिस्ट्री है उसने दाने बहुत ज्यादा खाए हैं या पहले कभी नहीं थे खाए, और आज उसका जो है वो उसने इनटेक किया है इसका। तो इसमें जो है ये आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केस आपका माइल्ड केस है या कि आपका सीवियर केस है। माइल्ड केस में आपको र्यूमिनल मूवमेंट मिल रही होगी लेकिन काफी कम होगी। सीवियर केस के अंदर आपको र्यूमिनल एक्ट नहीं मिलेगी, कोई र्यूमिनल मूवमेंट नहीं मिलेगी। अदर जो साइंस सीवियर के अंदर है वो आपको जो है वो एनियूरिया एनिमल में मिलेगा, लेमिनाइटिस मिलेगा, और टेम्परेरी ब्लाइंडनेस, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आपको मिलेगी। तो ये सीवियर केस होगा। आपका जो माइल्ड केस है उसकी अप्रोच बड़ी सिंपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप ऑरली करें, एनिमल आपका ठीक हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट फीडिंग आप बंद कर दें उस एनिमल की, कंसंट्रेट फीडिंग बंद कर, हेड फीडिंग पे एनिमल को आप ले जाए। दूसरा ये है कि सीवियर फॉर्म में जो आपकी अप्रोच है वो ये है कि जो पीएच है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो गई है। सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करें, तो उसके लिए आप 5% सोल्यूशन सोडियम बाइकार्बोनेट का बना के 30 मिनट के अंदर जो है वो आप स्लो आईवी करें। 1 लीटर पर 100 kg जो है वो आप आईवी करेंगे। और उसके बाद जो है वो आप फर्दर हाइड्रेशन, चाहे आप रिगरलेक्टेड लगा लें या 1.3% जो सोल्यूशन है बाइकार्बोनेट का वो यूज करके आप हाइड्रेट कर दें। सीवियर केसेस के अंदर आपको जो डिहाइड्रेशन वो एनिमल में 10 to 12% मिल रही होती है। तो लैक्टोएसिडोसिस में आपने डिहाइड्रेशन को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आप करेक्ट कर रहे हैं वेरी फर्स्ट। उसके बाद आप जो है वो रिमिनल पीएच को स्टेबलाइज करते हैं बाय गिविंग सोडा बाइकार्ब्स। आप इसमें पेनिसिलिन जो है वो इंजेक्टेबल यूज करते हैं, आप ऑरल एंटीबायोटिक इसके अंदर यूज करते हैं, आप एंटीहिस्टामिनिक्स यूज कर रहे हैं जो हिस्टामिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और आप इसमें थायमिन यूज कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस जो है इसका
अगर सीवियर केस काफ़ी हो गया है तो बाज़ औक़ात इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा नहीं होता है, और अगर इसमें माइकोटिक रिमिनाइटिस डेवलप हो गई है तो वो केस परमानेंटली आपका ख़राब हो गया, वो नहीं ठीक होगा। तो दिस वाज रिगार्डिंग लैक्टोसिडोसिस। अब हम आते हैं अदर कंडीशन में, ड्रेंचिंग नमोनिया। ड्रेंचिंग नमोनिया ये तीसरी अहम कंडीशन है जो कि प्रेजेंट होती है। वो ये ड्रेंचिंग नमोनिया या एस्पायरेशन नमोनिया। व्हाट इज नेचुरल एस्पायरेशन? नेचुरल एस्पायरेशन है कि एनिमल खुद कोई चीज कर रहा था, इनटेक कर रहा था, उससे एक्सीडेंटली जो है वो एनिमल से ही जो है वो एस्पायरेट हो गई है ट्रेकिया लंग्स के अंदर, तो उसे कहेंगे नेचुरल एस्पायरेशन। लेकिन अगर आप कोई खुद कोई चीज ड्रेंच कर रहे हैं एनिमल को, बाज़ औक़ात ये नेजल ट्यूमर बड़े कॉमन है एनिमल में, नेजल कैविटी में, तो उसके अंदर जो फ्लूइड पैदा होता है ना, तो वो बाज़ औक़ात एस्पायरेट हो जाता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल ड्रेंचिंग। नेचुरल ड्रेंचिंग, ठीक है। तो जो दूसरा ड्रेंचिंग नमूनिया होता है वो ये है कि आप कोई चीज ड्रेंच कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं एनिमल के ऊपर, कोई चीज उसको पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ड्रेंचिंग नमूनिया जानवरों में बड़ी ही चीजें ट्राई की जाती है। सबसे पहले तो जानवर की टंग पकड़ ली जाती है, पकड़ के तो बाज़ औक़ात कुछ व्यापारी हजरात भी, जो जानवर का पेट वो कहते हैं कि थोड़ा फूला हुआ नजर आना चाहिए, तो शायद उसकी कीमत उनके ख्याल में ज्यादा मिलती है, तो वो क्या करते हैं कि खुद से जो है वो फ्लूइड बना के, बाज़ औक़ात ये जो खल बनौला होती है इसको मिक्स कर लेते हैं, तो ओरली करते रहते हैं एनिमल को, वो तो उसका पेट जो है वो भरने के लिए फोर्सली पिलाते रहते हैं। उसके बाद ये होता है कि क्लाइंट ले आया और क्लाइंट को किसी ने मशवरा दे दिया कि भाई इसको फलानी बोतल या फलाना काढ़ा बना के दे दो, उसने पकड़ा और उसने ओरली कर दिया। अब उसको तो एक्सपीरियंस होता नहीं है प्रॉपरली ड्रेंचिंग करने का, तो वो जो है वो ड्रेंचिंग नमूनिया की तरफ जो है वो एनिमल चला जाता है। और ये अनदर इंतहाई तीसरी अहम केसेस है जो कि आजकल आपको मिलेंगे ड्रेंचिंग नमूनिया के। 3 में से जो मंडी से खरीदे गए हैं, 3 में से एक जानवर में आपको ड्रेंचिंग नमूनिया मिल रहा होता है, एनिमल खांस रहा होता है। ड्रेंचिंग नमूनिया अगर जो है द सिवियरिटी ऑफ इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द मटेरियल एस्पायरेटेड, यानी कि ये कितना सीवियर होगा ये डिपेंड करेगा कि जो कौन सा मटेरियल जो है और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है और उसके साथ कौन से बैक्टीरिया थे उस फ्लूइड के अंदर जो कि एनिमल के जो लंग्स के अंदर जो है वो ड्रेंच कर दिए गए हैं। तो जो सीवियरिटी है इसकी उस पर डिपेंड करेगी। बाज़ केस आपको काफ़ी सीवियर मिलेंगे, बाज़ बाद माइल्ड होंगे, तो डिपेंड करता है कि वो कैसा केमिकल जो था वो कितनी मिकदार में जो था वो एनिमल को जो है वो ड्रेंच किया गया है, ड्रेंच हो गया है। इटियोलॉजी, inappropriate administration of therapeutic agent is a common cause। जो कोई इलाज करने लगे हमारे यहाँ पे ना डॉक्टर साहब, ये जो ड्रिंक्स होते हैं ना, कोका कोला, स्प्राइट, ये अक्सर लोग ये और ओरली करते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये बहुत ज्यादा इसकी वजह से ड्रेंचिंग हो रही होती है। तो लिक्विड कैन बी ड्रेंच और डोज सिरिंज शुड नॉट बी डिलीवर्ड फास्टर देन एनिमल कैन स्वालो, या वो चीजें इतनी जल्दी ड्रेंच की जाती है कि लिक्विड के एनिमल उस हिसाब से स्वालो उनको नहीं कर पा रहा होता जैसे हम ड्रेंच कर रहे होते हैं। और तीसरी इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि एनिमल की टंग को जो है वो पकड़ लिया जाता है, क्योंकि एनिमल की अगर टंग को पकड़ी, क्योंकि टंग मूवमेंट जो है ये बड़ी जरूरी है, क्योंकि जब टंग मूव करती है ना जी, तो ये एपिग्लोटस को क्लोज करती है, ठीक है। तो अगर टंग होल्ड कर ली जाए तो एपिग्लोटस जो है क्लोज नहीं होता, ट्रेकिया ओपन होती है, तो वो जो कोई भी चीज आप देंगे तो वो जो है वो ट्रेकिया के अंदर चले जाएगी। तो ये 3 चीजें, या अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो लिक्विड है वो इतना ऐसे दिया जा रहा है एनिमल उस हिसाब से उसको स्वालो नहीं कर पा रहा। तीसरा जो है वो ड्रेंचिंग निमोनिया का जो रीजन बनता है वो ये कि जानवर की कोई चीज देते हुए टंग पकड़ ली है। अगर टंग पकड़ी, अभी भी लोग हमारे यहाँ पे ये करते हैं कि टंग पकड़ लेते हैं। क्यों भाई आप ऐसे क्यों करते हैं? जनाब इससे दवाई देनी या बाकी कोई चीज पिलानी आसान हो जाती है, तो ये इंतहाई खतरनाक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, चूंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, पायरेक्सिया होगा, एनिमल ऑफिड होगा, सीवियर डिप्रेशन एनिमल में डेवलप होगा, टॉक्सिक म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है एनिमल में, रेस्पिरेटरी रेट एनिमल का इंक्रीज होगा, और आपको इसमें जो साइंस है साथ में कफिंग के जो है वो मिल रहे होंगे। और उसके बाद जो है वो आपको नेजल डिस्चार्ज मिलेगा जो कि आपको येलोइश कलर का या बाज़ का रेडिश टिंट, ज़्यादातर जो है वो परुलेंट
ग्रीन कलर का जो है वो नेजल डिस्चार्ज इसमें आपको मिलेगा। और अगर इसका कुछ नहीं करते आप, तो हो सकता है कि 1 और 2 डेज बाद ये जो निमोनिया ये ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाए और जो मे बी एनिमल के लिए ज़्यादा ये फैटल हो जाए। तो हाई टेम्परेचर, पायरेक्सिया, कफिंग, डिप्रेशन, नेजल डिस्चार्ज, दीज आर द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। डायग्नोसिस आपने हिस्ट्री लेनी है, कोई चीज़ ड्रेंचिंग हुई है, आपको पता है, थोड़ा हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी हिस्ट्री इसमें पूछते हैं कि ताकि ये क्लियर हो जाए कि वाकई ही इसमें कोई चीज़ ऑरली दी गई है, उसके बाद एनिमल में ये कफिंग के साइंस आए हैं। थोरेसिक ऑस्कल्टेशन अगर आप करें तो आपको लंग्स की जो कंसोलिडेशन है ये मिलेगी। जो लंग्स हैं जहाँ पे जो एयर का ने जहाँ पे एक्सचेंज होना है या एयर ने जहाँ से क्रॉस होना है, वहाँ पे और कोई मटेरियल आ जाए, कोई कनेक्टिव टिश्यू आ जाए या इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड वहाँ पे आ जाए और वहाँ से एयर जो है वो क्रॉस ना हो रही हो, तो इसका मतलब है जिस लंग्स के पार्ट से एयर क्रॉस ना हो रही होगी उस एरिया से आपको जो लंग्स की जो साउंड है, जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे तो आपको जो लंग साउंड है वो रिड्यूस फील हो रही होगी, रिड्यूस्ड आ रही होगी, क्योंकि वहां से एयर नहीं क्रॉस कर रही, क्योंकि एयर क्रॉस करेगी तो साउंड जनरेट होगा। तो इसलिए अगर आपको इसमें मिले कि आपको जो है वो क्रेनियो वेंट्रली, असल में ज्यादातर जो इसमें लंग्स इफेक्टेड होता है क्रेनियो वेंट्रली जो पार्ट्स है, अगर उसमें आपको कंसोलिडेशन मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये केस की सिविरिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि लंग्स इसके कंसोलिडेट हो गए हैं। और जो रेस्पिरेशन रेट है ये इसकी डेप्थ कम होगी, यानी कि शैलो रेस्पिरेशन होगी और जो रेट है ये काफी बढ़ जाएगा। एंटीरियो वेंट्रल पार्ट ऑफ जो लंग्स है वो ज्यादा इफेक्ट होंगे, प्लूरेसिस में डेवलप हो सकती है और लंग्स ऑस्कल्टेशन वेरीज हो सकती है। अगर कोई मटीरियल थोड़ा ड्रेंच हुआ है, हो सकता है कि अभी आपको विजीज या क्रैकलिंग्स मिले, लाजिम नहीं है कि हर ड्रेंचिंग निमोनिया में आपको लंग्स कंसोलिडेशन मिले। ठीक है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिविरिटी ऑफ केसेस में लंग्स कंसोलिडेशन मिल सकती है कि जब लंग्स में एयर की जगह कोई और मटेरियल वहां पे आ गया और कोई फ्लूइड वहां पे आ गया, तो कंसोलिडेटेड लंग्स मिल सकते हैं, या आपको इसमें विजीज या क्रैकलिंग साउंड जो है वो मिल सकती है। अगर लंग्स कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो सिविरिटी है वो ज्यादा हो रही है। ये एक पिक्चर है आपके सामने, अगर आप अपर लोब इस लंग्स का देखें, राइट वन, तो आप ये देखेंगे कि ये कंप्लीटली कंसोलिडेटेड है, लेकिन ये जो दूसरा है अदर, ये आपको बिल्कुल ठीक मिल रहा है। दिस इज द नॉर्मल लंग बट दिस इज होल कंसोलिडेशन। ये ड्रेंचिंग निमोनिया इसमें डेवलप हुआ एनिमल में, जब एनिमल को लेटा के, एनिमल वाज ऑन लेटरल रिकम्पेंसी और कोई चीज ड्रेंच की गई और वो जब ड्रेंच हुई, एस्पायरेट हुई जो है वो, और वो एक लंग के अंदर चले गई और उसने एक पार्ट जो था लंग का उसको सीवियरली जो है वो कंसोलिडेशन उसकी कर दी, बल्कि अदर पार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए जी ड्रेंचिंग निमोनिया की? एंटीबायोटिक्स डॉक्टर साहब, और प्रेफरेबली आई सजेस्ट स्टीरॉइड्स, स्पेशली प्रेडनिसोलोन जो है वो आप इसमें एनिमल में यूज करें। पेन को रिड्यूस करने के लिए स्टीरॉइड भी हम यूज कर रहे होते हैं और साथ में हमें एनसिड्स भी यूज करना पड़ती है, और प्रेफरेबली फ्लिनिक्सिन मैग्लिमिन, आपको पता है ये काफी मार्केट में ट्राइक्योर जैसे आईसीआई का है, लॉक्सन, काफी प्रेपरेशन है इसमें। फ्लिनिक्सिन मैग्लिमिन जो है वो 1.1 टू 2.2 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आप इंजेक्ट करते हैं। प्रेडनिसोलोन आप 1 मिलीग्राम जो है 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी जो है वो इंजेक्ट करते हैं दिन में एक बार। और जो एंटीबायोटिक्स में प्रेफरेबली इसमें वो आप एंड्रोफ्लॉक्सासिन, इफेक्टिव टाइलोसिस, और वैसे एक मेरा जो पर्सनल है इसमें मैं ज्यादातर लिकोमाइसिन जो स्पायरामाइसिन कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा यूज करता हूँ, या टाइलोसिन का कॉम्बिनेशन विद क्लोरोफेनिकोल ये यूज करता हूँ। और अक्सर ईद के दिनों में अगर ड्रेंचिंग निमोनिया हो, अगर किसी क्लाइंट को एडवाइस करना हो तो मैं यूजुअली एक इंजेक्शन आता है टाइलोपेन, वो एडवाइस कर देता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके अंदर टाइलोसिन है, क्लोरोफेनिकोल है और प्रेडनिसोलोन है। तो जो मैं ट्रीटमेंट करना चाह रहा हूँ वो एक इंजेक्शन में तीनों चीजें मौजूद है, तो अक्सर मैं वो भी रेफर कर देता हूँ। ये हर बंदे का अपना एक पर्सनल ओपिनियन है एनीवे, बट प्रेफरेबली एंड्रोफ्लॉक्सासिन, आप इसमें लिकोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, आप सेफ्टेफर्सोडियम भी यूज कर सकते हैं, और स्टीरॉइड्स और फ्लिनिक्सिन मैग्लिमिन। ड्रेंचिंग निमोनिया में आपने एनिमल को हाइड्रेट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है, फुली हाइड्रेट नहीं करना, खास तौर पे जब आप आइसोटोनिक्स यूज कर रहे हो।
ड्रेंचिंग निमोनिया के अंदर हम डायूरेटिक्स का यूज भी करते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। डायूरेटिक्स का यूज हम करते हैं कि जब आपको पता है कि जब लंग्स के अंदर जब इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड अकोमुलेट होता है, अब थोड़ी सी इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे निमोनिया में जब लंग्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेटरी जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हिस्टामिन जब रिलीज हुई और सिग्नलिंग पाथवे जो है वो एक्टिवेट हुआ, जो ल्यूकोसाइट्स हैं उन्होंने ल्यूकोट्रिन्स इंटरल्यूकन्स रिलीज किए और अदर जो बॉडी सेल्स हैं जो इम्यून सेल्स हैं उनको वहां पे अट्रैक्ट किया और जो परमेबिलिटी थी वो जो है वो इंक्रीज हो गई। उसके रिजल्ट में जो लंग्स है वो स्पेस दे रहा है क्योंकि एल्वुलाई है और ये अंदर से एम्प्टी होते हैं, चूंकि आपको पता है यहाँ पे एयर की एक्सचेंज होता है, तो ये फ्लूइड को रिटेन करने की, फ्लूइड अकोमुलेट होने की प्लेस दे रहे हैं उस फ्लूइड को। तो ये जब फ्लूइड जो है वो परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से, ब्लड सप्लाई वहां पे इंक्रीज होने की वजह से जो है, जब ये फ्लूइड और हिस्टामिन जो मास सेल रिलीज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में जो वेजोडाइलेशन हो रहा है, तो उसके रिजल्ट में जो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है ये पुल डाउन होता है। जब ये एल्वुलाई के अंदर भरना शुरू हो जाता है उसके बाद जो है वो एल्वुलाई कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस फ्लूइड से निकलने के लिए जो है वो हम जो है वो, चूंकि अब फ्लूइड आ गया, और जब ये फ्लूइड आ गया तो ये फ्लूइड हिंड्रेंस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि वो जो एयर आ रही थी वो एल्वुलाई के पास के पे आके लग रही थी और वहां से ऑक्सीजन का अटैच हो रहा था। लेकिन अब इसके दरमियान, इस एयर के दरमियान आ गया है वाटर, जैसे कि आजकल कोरोना के केसेस में, तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि फ्लूइड अकमुलेट हो गया, गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो रहा। तो आप इसके केस में बाज़ औक़ात डायूरेटिक यूज करते हैं कि वो जो फ्लूइड है बॉडी जो है वो वहां से निकल जाए, या आप इस केस में हाइपरटोनिक जो है वो इन्फ्यूजन्स सेलाइन 7.2% जो है वो आप आईवी करते हैं ताकि जो फ्लूइड है वो वहां से जो है वो जो बॉडी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ले उसको, जब आप, या जो है वो डायूरेसिस उसकी जो है वो हो जाए। तो इसलिए जो है वो ड्रेंचिंग निमोनिया में अगर आपको जो साउंड्स हैं वो क्रैकलिंग्स बहुत ज्यादा मिल रही हो, बहुत ज्यादा स्प्लैशिंग साउंड लाइक फ्लूइड लाइक मिल रही हो, तो आप उस केस के अंदर जो है वो डायूरेटिक यूज कर सकते हैं। लेकिन हर केस के अंदर जो है वो जो डायूरेटिक जो यूज करना वो रिकमेंडेड नहीं है, ये नीडेड होता है। तो अलबत्ता स्टीरॉयड एंटीबायोटिक्स और नॉन स्टीरॉयडल, तो आपने स्टीरॉयड भी और एनसिड भी दोनों इकट्ठे यूज कर रहे हैं और साथ में एंटीबायोटिक, ये प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन जो है वो कर देता है। 3 to 4 डेज के लिए आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें तो एनिमल जो है वो रिकवरी में आना शुरू हो जाता है। सर ब्रोंकोडायलेटर हम यूज करेंगे इस केस में? ब्रोंकोडायलेटर डॉक्टर साहब आप यूज कर सकते हैं अगर रेस्पिरेशन काफी शैलो हो रही है तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी बड़ी हार्डली इसके अंदर वो नीड नहीं होती है। तो डायूरेटिक या ब्रोंकोडायलेटर ये नीडेड है कि जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि फ्लूइड अकोमुलेशन ज्यादा हो रही है तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन या रेस्पिरेशन काफी डिफिकल्ट, हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, तो ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लूइड नहीं है तो आप डायूरेटिक यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एनिमल को डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाने लगे हैं। और अगर ड्रेंचिंग निमोनिया के केस में एनिमल वाटर इनटेक ही नहीं कर रहा तो वो डायूरेटिक का यूज करना फर्दर जो है वो एग्जैजरेट करेगा। दूसरा, कमिंग टू ब्रोंकोडायलेटर, यस आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर आपको जो रेस्पिरेटरी डेप्थ है वो काफी कम, शैलो जो है वो काफी रिड्यूस हो गई है रेस्पिरेटरी डेप्थ, तो आप जो है वो ब्रोंकोडायलेटर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अमाइडोफाइलिन 10 मिलीग्राम पर केजी आईवी। सर अगर हमारे पास एनिमल प्रेजेंट हुआ है ड्रेंचिंग निमोनिया का और काफी डिहाइड्रेटेड है, तो इस केस में हम उसकी फ्लूइड थेरेपी कैसे करेंगे सर? कौन से फ्लूइड्स यूज करेंगे सर? आप इसमें फ्लूइड थेरेपी कर सकते हैं। दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि अब चूंकि आपको पता है कि जो ज्यादातर जो वाटर 3 कंपार्टमेंट अगर बनाए, चूंकि इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल बता देता हूँ, आई विल जस्ट टेक 3 or 4 मिनट, कि जो सबसे ज्यादा जो 40% वाटर है वो सेल्स के अंदर है, 5% प्लाज्मा के अंदर है, बाकी 15% इंटरस्टिशियल स्पेस में है। जो सडन ब्रेकडाउन है, जो हाइपोवोलेमिया है, सपोज सेप्टिक शॉक होता है या जो लॉस हो रहा है, वो असल में सबसे पहले जो लॉस हो रहा होता है वो प्लाज्मा वाटर का हो रहा होता है। तो अगर बॉडी इसको कंपनसेट कर रही होती है इंटरस्टिशियल से, लेट्स से लॉस ज्यादा है, ठीक है, वाटर इंटेक नहीं कर रहा, वेदर गर्म था तो वाटर का लॉस ज्यादा है, या कोई अदर कंडीशन थी, पीपीआर था, निमोनिया भी था, साथ में डायरिया भी लगा हुआ था, तो
लॉस ज्यादा हो गया, तो अब आप इस कंडीशन में एनिमल को हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है एनिमल डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका केस आज ही आपको प्रेजेंट हुआ है और सुबह तक जो है वो एनिमल का वाटर इनटेक ठीक था, उसके बाद जो है आपके पास केस प्रेजेंट हो रहा है इस टाइम 5 बजे या 4:30 बजे, तो आप देख रहे हैं कि सुबह ठीक था, कल तक भी ठीक था, लेकिन आज इसने वाटर इनटेक नहीं लिया, स्लाइट डिहाइड्रेशन है, तो आप सेल से वाटर ड्रॉ कर सकते हैं बाय गिविंग हाइपरटोनिक 7.2%। लेकिन जब आपको पता है कि एनिमल 2-3 दिन से वाटर इनटेक नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये है कि सेलुलर लेवल पे भी डिहाइड्रेशन हो चुकी है। तो अब आप इस केस के अंदर जो है वो आइसोटोनिक्स यूज करेंगे, और आप प्रेफरेबली, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि आप एनिमल को फुली हाइड्रेट ना करें, और आप हाइड्रेट करने के साथ जो है उस इन्फ्यूजन में डायूरेटिक भी यूज कर सकते हैं, कि जो नीडेड है, क्योंकि इसकी जो डोज है आपको पता बड़ी वेरी करती है, कि 2 से लेके 6 मिलीग्राम तक जो फिरोसामाइड की डोज है वो जारी होती है। तो आप जो है वो लो डोज पे फिरोसामाइड भी फ्लूइड्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं आइसोटोनिक्स में, कि आप हाइड्रेट भी कर रहे हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बॉडी उसको जो है वो फ्लश आउट भी कर रही है। तो आप इसमें कर सकते हैं। और प्रेफरेबली निमोनिया के केस में, चूंकि पहले रेस्पिरेटरी जो है इसमें एसिडोसिस से डेवलप होती है, चूंकि ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रही और कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है वो बॉडी से नहीं निकल पा रहा, तो उसके बाद जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में केस चला जाता है। और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है तो आप प्रेफरेबली जो है वो वो फ्लूइड्स जो कि आइसोटोनिक्स हो और जो कि अल्कलिनिटी पैदा करते हो, 1.3% सोडा बाइकार्ब या सोल्यूशन, या जो है वो रिंगर्स लैक्टेट जो है वो यूज कर सकते हैं। सर सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस और लैक्टिक एसिडोसिस, इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब, जो सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस होती है, जिसे यूजुअली हम लोग कहते हैं सारा, ये डेवलप होती है कि जब आप जो फीडिंग है आपकी, एसिड डिटर्जेंट फाइबर जो है वो बैलेंस नहीं हुआ, या जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं वो उसकी जो बाकी अदर फॉडर है उसकी निस्बत जो इसकी रेशियो है वो ज्यादा है, 40-50% से ज्यादा है। तो उस केस में कांस्टेंट जो है जो एसिडोसिस रह रही होती है जो र्यूमन के अंदर, जो कि अक्यूट एसिडोसिस की तरफ केस नहीं जा रहा, कांस्टेंट एसिडोसिस हो रही है, जैसे कि र्यूमन का पीएच बात की 6.2 से लेके 7.2 है। ये जो पीएच है वो आपको 5.5 से लेके 5.8 से लेके 6.2 के दरमियान मिल रही होगी। अब इस पीएच के दौरान जो ये पीएच रहती है, इसके दौरान कांस्टेंट एसिडोसिस रहती है, जो कि जब ये प्रोलॉन्ग रहती है तो इसे हम कहते हैं सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस, जिसे आमतौर पे ये सारा का नाम देते हैं। जैसे कि डेयरी एनिमल्स में, लैक्टेटिंग एनिमल्स में ये कॉमन कंडीशन, जहाँ पे कंसंट्रेट का जो है वो ज्यादा एनिमल इंटेक भी ले रहा होता है, लेकिन वो जो आपकी फीड है वो प्रॉपरली उसको जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एसिड डिटर्जेंट फाइबर जो है या बफरिंग एजेंट जो कम होते हैं, तो वो जो कांस्टेंट एसिड रह रहा है वो अक्यूट नीचे नहीं जाता, मतलब वो 5.5 पे नहीं आएगा, वो आपका रह रहा है 5.8 से 6.2 के दरमियान। यानी कि वो जो इंडाइजेशन वाला हम कह रहे हैं, तो उसमें एसिडिक इंडाइजेशन में जो होता है, तो इस केस में जो है वो कांस्टेंट जब रहती है ये, तो ये जो है इस कंडीशन को हम कहते हैं सब एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस। और जो लैक्टोएसिडोसिस में होती है, क्योंकि ये एक्यूट है, एनिमल ने जो है वो कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया ग्राउंडेड, तो उसके बाद क्या हुआ कि पीएच डिक्रीज करती करती 3.5 पे आ गई, तो 5.5 से बिलो गई और 3.5 तक आ गई, ये होगा आपका लैक्टोएसिडोसिस में। उसके बाद दो कंडीशंस हैं, ये शॉर्टली डिस्कस करूंगा। ब्लॉट फूल जाना, ओवर डिस्टेंशन ऑफ रेटिकुलर ह्यूमन। याद रखिएगा फॉर स्टोमिक में 3 पार्ट, वही जो आगे मैंने बात की है। जब हम फॉर स्टोमिक की बात करते हैं, ह्यूमन, रेटिकुलम और एबोमेजम, और जो ज्यादातर एसोसिएट है जैसे कि मोटिलिटी के साथ जो डिसऑर्डर एसोसिएट है, उसके अंदर र्यूमेन और रेटिकुलम जो है, र्यूमन और रेटिकुलम, इसलिए बुक्स के अंदर ये दोनों चीजें इकट्ठी लिखी जाएगी। अगर आप ये वेटरनरी मेडिसिन की बुक पढ़ेंगे रोडास्टस, तो वो लिखेगा रेटिकुलो ह्यूमन। अगर आप मर्क मैनुअल पढ़ते हैं तो वो लिखता है र्यूमेन और रेटिकुलम, तो एक ही बात है। तो एनीवे, तो चूंकि जो मूवमेंट है फ्लूइड का, एक्सचेंज का, और जो फर्मेंटेशन प्रोसेस बेसिकली मेजरली यहाँ पे हो रहा होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लॉट होता है डॉक्टर साहब के, जो प्राइमरी ब्लॉट है इसे कहते हैं फ्रॉथी ब्लॉट। बाज़ औक़ात आपको एक चीज बताता चलूं कि हम पहले फर्क करते थे, वन इज टिम्पनी
एंड अदर इज ब्लॉट। टिम्पनी मतलब गैस का अकोमोलेशन हो जाना, ब्लॉट का मतलब है कि उसके अंदर फ्रॉथ आ जाना। हम जो फर्क पहले कहते थे वो ये कि जनाब जो ब्लॉट होता है उसका मतलब ये है कि फ्रॉथ बबल्स आ जाना। असल में ये दोनों ही ब्लॉट हैं, एक है प्राइमरी ब्लॉट, दूसरा है सेकेंडरी ब्लॉट। जो सेकेंडरी ब्लॉट है वो है फ्री गैस ब्लॉट, और जो प्राइमरी ब्लॉट है इसे हम कहते हैं फ्रॉथी ब्लॉट। तो ये दोनों ही ब्लॉट है। तो जो टिम्पनी है वो असल में ब्लॉट है, वो जो टिम्पनी है जिसे हम टिम्पनी कहते हैं वो एक्चुअली फ्री गैस ब्लॉट है। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ इस चीज को, ये काफी कंफ्यूजन है कि जो टिम्पनी है असल में ये भी ब्लॉट है, इसे हम कहते हैं फ्री गैस ब्लॉट। ब्लॉट मतलब ओवर डिस्टेंशन, फूल जाना। तो जो प्राइमरी ब्लॉट है ये असल में फ्रॉथी ब्लॉट है। प्राइमरी ब्लॉट जो है वो अगर कोई फॉडर, वो एनिमल फैक्टर भी हो सकता है, फॉडर की तरफ से भी हो सकता है। एनिमल जो है वो एंटी फोमिंग एजेंट पैदा करता है। सिलावरी म्यूसिन जो है ये भी एंटी फोमिंग काम कर रही होती है। जो रुमिनल माइक्रोफ्लोराज हैं ये भी एंटी फोमिंग एजेंट पैदा करते हैं। तो अगर सिलावरी म्यूसिन, सलाइवा प्रोडक्शन रिड्यूस है एनिमल की, या जो है वो माइक्रोफ्लोरा का इशू है ह्यूमन के अंदर, तो भी ये ब्लॉट की तरफ आ सकता है केस। या अगर फॉडर है तो फॉडर में अगर सैपोनिन ज्यादा आ रहे हैं जैसे कि बरसीम या लूसन में होते हैं, ये फोमिंग एजेंट्स होते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा आ जाए, फोमिंग एजेंट नॉर्मली आ रहे होते हैं फॉडर में की, ये मौजूद होते हैं, लेकिन बॉडी की एंटी फोमिंग जो एबिलिटी है वो इनको न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर ये एंटी फोमिंग एजेंट बहुत ज्यादा आए तो ये बबल जो है वो एयर को ट्रैप करते हैं और बबल्स बना देते हैं। तो जो है वो ह्यूमन जो है वो डिस्टेंट होना शुरू होता है और काफी जो है वो खतरनाक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्लॉट। और जो प्राइमरी ब्लॉट है वो जो उसका रीजन है वो इसमें चूंकि स्टेबल फॉर्म बन रही होती है, और बाज़ औक़ात जो है जो ब्लॉट प्रोड्यूसिंग पासर्स हैं, बाज़ औक़ात जो है उसका जो स्मॉल जो क्लोरोप्लास्ट पार्टिकल्स हैं, बाज़ औक़ात ये भी गैस को ट्रैप कर लेते हैं। एनिमल फैक्टर में सलाइवरी म्यूसिन और जो माइक्रोफ्लोरा है जो एंटीफोमिक एजेंट पैदा कर रहा। अगर हम फॉडर्स की बात करें तो वो फॉडर जिसके अंदर फोमिक एजेंट्स आ रहे हैं जैसे सैपोनिन्स लोसन के अंदर, या वो फॉडर जिसके अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा है और रैपिडली डाइजेस्ट हुआ है और वो उसने जो गैस को जो है वो ट्रैप कर लिया है। क्योंकि बाज़ बात लोग कहते हैं कि भाई मैं तो लोसन और बरसीम नहीं खिला रहा, क्योंकि ज्यादातर हमारा ये होता है कि शायद बरसीम और लोसन जब खिलाते हैं तो तब ही ब्लॉट डेवलप होता है। तो इवन के ब्लॉट अगर ग्राउंडरली कार्बोहाइड्रेट्स दे ना तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात इसके जो ग्राउंडरली फाइन पार्टिकल्स हैं ये भी एयर को ट्रैप कर लेते हैं। तो इसलिए ये एनिमल फैक्टर भी हो सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अकेला लूसन के साथ जो है वो फ्रॉथी ब्लॉट एसोसिएटेड नहीं है। फ्री गैस ब्लॉट टिम्पनी जिसे आप लोग कहते हैं, ये कोई इरेक्टेशन ऑफ फर्मेंटेशन हो रही है, इरेक्टेशन ऑफ गैसेज बहुत जरूरी है, गैसेज या इरेक्टेशन नहीं हो रही तो उसके अंदर जो है वो एयर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी। और इमरजेंसी केस होता है जनाब, अगर ये जो टिम्पनी डेवलप हो जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली डायफ्राम पे पुट प्रेशर करेगी और वो लंग्स पे करेगा, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट होगी और एनिमल जो है वो स्लोली डेथ की तरफ चला जाएगा। जो दूसरा है फ्री गैस ब्लॉट में जो स्टेनोसिस या प्रेशर फ्रॉम इनलार्जमेंट आउटसाइड द एसोफेगस हो सकता है, जैसे कि लिम्फेडेनोपैथी में हो सकता है। एक्टिनो जो है वो एक्टिनोमाइसिस बोविस, एक्टिनोमाइकोसिस में बाज़ का ट्यूमर फॉर्मेशन होते हैं जो कि एसोफेजियल ग्रूव और रेटिकुलर वाल के साथ प्रॉब्लम करते हैं, जिसकी वजह से इरेक्टेशन जो है वो गैसेस की नहीं हो पाती है। और बाज़ औक़ात वेगल नर्व डाइजेशन का अगर हो या डायफ्रैग्मेटिक हर्निया हो तो इसमें भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही हो एसोफेगस में। उसके बाद अगर कोई ये आपको पता है ट्रॉमेटिक रेटिकुलर पेरिकार्डाइटिस डेवलप होती है, तो चूंकि जो रेटिकुलम होता है ना जी, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे बॉडी की एफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं। ह्यूमन में ये जो फॉल्स्टॉमिक है इसमें दो किस्म के रिसेप्टर होते हैं, एक होते हैं लाइट प्रेशर रिसेप्टर, एक होते हैं माइल्ड प्रेशर रिसेप्टर। जो माइल्ड प्रेशर रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट करते हैं ह्यूमन मोटिलिटी को, और ह्यूमन मोटिलिटी जो है वो अल्टीमेट प्रोसेस है कनेक्टेड विद
जो है वो CNS कनेक्टेड विद ब्रेन, ह्यूमन अपने आप को खुद ही नहीं चला रहा। ये फैक्टर्स है ह्यूमन के अंदर मौजूद, जो फाइबर हो सकता है, उसके अंदर फीड मौजूद हो सकती है, उसके अंदर अदर ऑब्जर्वेशन, फीड को देख के जो जानवर की जो रिमिनल मूवमेंट है वो स्टार्ट हो रही है। ये काफी फैक्टर जो है वो रिमिनल मोटिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और अल्टीमेटली इसको जो रिस्पॉन्ड करने वाला होता है वो वेगल नर्व होती है, जो कि वेगल नर्व कनेक्टेड होती है CNS ब्रेन के साथ, जो कि अल्टीमेटली इसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। ट्यूमर्स हो सकते हैं, और उसके बाद अगर जो रेटिकुलम के में अगर कोई लीजन बन जाए, जैसे कि ट्रॉमेटिक रेटिकुलर पेरिकार्डाइटिस में हो जाए, तो उसमें बार बार जो है वो गैस ट्रैप होगी। वो इसलिए ट्रैप होगी क्योंकि वहाँ पे जो लीजन बनता है, तो वो जो उसकी वजह से जो मैसेज कन्वे करना है वेगल नर्व को, ये इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से र्यूमिनल मोटिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसके बाद हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये मसल्स है, तो इसमें हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम कम हो तो इसमें जो है वो एनिमल जा सकता है। आप हिस्ट्री देखेंगे, लाइफ थ्रेटनिंग केसेस, इमरजेंसी, आप रिमिनोटमी या ट्रेकोटमी कर सकते हैं। आप ऑस्कल्टेशन विद परकशन करें, अगर डल साउंड है तो इसका मतलब है फ्रॉथ है, और अगर आपको ढोल वाली साउंड आ रही है तो इसका मतलब है टिम्पनी। टिम्पनी का आसान तरीका, सिंपली स्टोमिक ट्यूब पास करें, और जो एयर ट्रैप हुई हुई है वो जो ही आप पास करेंगे, ये एयर फौरी तौर पे जो है वो निकल जाएगी, तो जो है वो एनिमल को रिलीफ मिलेगा। तो उसके बाद आप मिनरल ऑयल्स दे सकते हैं, इनकी फोमिंग एबिलिटी होती है, एंटी फोमिंग एबिलिटी होती है, जैसे लिक्विड पैराफिन या अमूमन लोग मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जिसे हम कहते हैं, ये यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया फिजियोलॉजिकल इंक्रीज इन टेम्परेचर। लोग आपके पास क्लिनिक पे जानवर लेके आए और आपने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर मिला 104, आपने कहा उफ दिस इज अ पायरेक्सिया, माइट बी सम बैक्टीरिया। तो आप लाजमी आजकल जो है वो हाइपोथर्मिया को इवेलुएट करें, क्योंकि 1 or 2 डिग्री इनमें एनिमल्स में स्वेटिंग नहीं होती है, आपको पता है, और बेसिकली एनिमल रेस्पिरेटरी के जरिए जो है वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, और रेस्पिरेटरी से सिस्टम से जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करना काफी चैलेंजिंग उस टाइम बन जाता है जब आउटसाइड ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जैसे कि आजकल ज्यादा है। तो इसलिए हाइपरथर्मिया में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती, जस्ट एनिमल को अगर फार्म पे है तो जस्ट शावरिंग करवाएं, तो एनिमल जो है उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या क्लिनिक के पास आप एनिमल आता है तो आप उसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट दें, और उसके बाद दोबारा टेम्परेचर चेक करें तो वो नॉर्मल होगा। हाइपरथर्मिया में नो नीड ऑफ एनी एनसिड और एंटीबायोटिक। पायरेक्सिया, इसमें पायरोजन इन्वॉल्व होंगे, या एंडोजिनस होंगे या एक्सोजिनस। एक्सोजिनस में आपको पता है कि बैक्टीरिया, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि आके इम्यूनिटी को स्टिमुलेट किया, तो इसमें आप जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज करेंगे। और एंटीबायोटिक्स आजकल यूज कौन सी करनी चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा ख्याल रहे जब आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, क्योंकि इन जानवरों का मीट जो है वो इस्तेमाल होना है, और आपको पता है कि जो ईद करीब करीब है, शायद 7-8 दिन इसमें बाकी है। तो कीटोप्रोफिन जो है इसमें ये मीट विड्रॉल दिया गया है 4 to 7 डेज है। अगर आप वेरी नियर टू ईद है, सपोज अगले दिन ईद है, आज आप एक केस देख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि एनिमल को कोल्ड वाटर नीमा या शावरिंग एक्सेसिव करवाएं इंस्टेड ऑफ गिविंग अग्रेसिव एंटीबायोटिक और एंसिड अप्रोच, क्योंकि वो जो मीट के अंदर जो है उसका जो आपको जो है वो इफेक्ट मिलेगा। फ्लूनिक्सिन मैग्नीमिन खास तौर पे 10 दिन तक इसका जो है वो विड्रॉल है, ये सबसे ज्यादा जो है एनसिड यूज होती है। फिनाइल ब्यूटाजोन इसका सबसे ज्यादा है, फिनाइल ब्यूटाजोन का आई थिंक 24 डेज है, आई थिंक 24 डेज है। डू नॉट यूज फिनाइल ब्यूटाजोन, आजकल आप इसको इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक्स का जो विड्रॉल टाइम है, एनरोफॉक्सासिन जो है वो 5 डेज के लिए है। टोलिथ्रोमाइसिन ये प्रोडक्ट अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वैसे ड्रग्स 5 डेज है। और सेफ्टियोफर सोडियम 4 दिन है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। प्रोकेन 6 डेज है। लेकिन अगर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की बात करें या जेंटामाइसिन की बात करें, तो आप देखेंगे विड्रॉल टाइम जेंटामाइसिन 40 डेज, ये यहाँ पे पिगलेट्स मेंशन किया हुआ है, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इट इज 28 डेज। सल्फोनामाइड्स का जो विड्रॉल टाइम है अगेन जो है ये बहुत ज्यादा होता है। तो एनरोफ्लॉक्सासिन और पेनिसिलिन, सेफ्टिफर सोडियम, दे आर क्वाइट एक्सेप्टेबल। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और जो सल्फोनामाइड कॉम्बिनेशन है, कोशिश करें कि आप इसको अवॉइड करें। और जो विड्रॉल टाइम है, बाज़ का जो प्रेपरेशन आप यूज कर रहे हैं वो एलए प्रेपरेशन है, उसके साथ भी वेरी कर रहा होता है।